करते हैं तो फोर्स का जब टर्म आ जाता है तो दिमाग में ताकत, हौसला, हिम्मत आ जाती है। और चलिए, तो फोर्स का अगर सिंपल मुझसे फॉर्मूला पूछोगे तो मैं कहूंगा MA। फोर्स का फॉर्मूला है मा। अरे नहीं भाई, मा तो आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूं। ये तब अप्लाई होगा जब कोई बॉडी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव कर जाएगी। व्हाट इज M स्टैंड्स फॉर मास, और मास का ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम। और A इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों को प्रोडक्ट करने पे आ जाता है न्यूटन। तो आपके पास ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आ गया न्यूटन। ये तो आप जानते थे। तो न्यूटन को डाइन में भी चेंज कर सकते हैं। जी हां, CGS यूनिट हो जाएगा इसका डाइन, और यहां पर मास क्या होगा, जरूर मास होगा किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। क्या रिलेशन है न्यूटन और डाइन में, तो आपको आना चाहिए 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अब ये मत पूछ बैठना कि सर 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे आया। अच्छा, पूछ लिया है, चलो मैं बता भी देता हूं। तो पूछने पे आपको ये ध्यान देना है, जब 10 टू द पावर 5 डाइन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कैसे आया ये। तो मास जो है, अगर 1000 ग्राम लिख दूं तो, और मीटर के बदले 100 सेंटीमीटर लिख दूं तो आपके पास हो जाएगा यहां पे 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर 2। दैट मींस 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू डाइन होती है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये तो हो गया जब कोई बॉडी जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा निकाल लेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन करके। अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग हो रही हो तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला वेट के फॉर्मूले का लगेगा, क्योंकि तब उस पर ग्रेविटी एक्ट करने लगेगी। या तो बॉडी को आप अगेंस्ट दी ग्रेविटी थ्रो कर दे, या बॉडी ऊपर से नीचे आने लगे, तब आप MA नहीं लगाएंगे, तब मा नहीं लगाएंगे, मग लगाएंगे। याद करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। जब आप बॉडी में फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो मैंने बताया फोर्स का फॉर्मूला है मा। फोर्स के लिए मा याद आ जाती है। और मैंने एक और फॉर्मूला दिया कि अगर बॉडी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं मूव कर रही है बल्कि परपेंडिकुलर जा रही है, तो मा नहीं लगेगा, मग लगेगा। दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये वेट का भी फॉर्मूला है और फोर्स का भी फॉर्मूला आ जाएगा। यूजुअली ग्रेविटी जब किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी जिसका मास है 1 kg, ठीक है, किसी बॉडी जिसका मास है 1 kg, अगर उस पे क्या हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो वो धरती की तरफ खींचे चला आएगा, टुवर्ड्स द अर्थ चला जाएगा। और आपको मालूम ही है 1 ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है ना। ये होती है कि नहीं होती है जी। तो इसका फोर्स को जब क्या हो जाए, मास को अगर क्या करेंगे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच इज 1 किलोग्राम फोर्स, तो आप बोल सकते हैं 9.8 न्यूटन। याद रखेंगे। ये किलोग्राम फोर्स कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने मास ऑफ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम इज पुल्ड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगी उसकी वैल्यू होगी 9.8। वो 9.8 कैसे आई, वो इससे आई। समझ गया ना। ये मास है और ये ग्रेविटी है, m इंटू जी करने पर आ गया 1 इंटू 9.8। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, आपको ले चलते हैं। अगर किसी बॉडी पर जो रिजिड बॉडी है बट वो एक पॉइंट पर पाइवटेड है, भाई वहां से उसको क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। आइए एग्जांपल के रूप में मैंने आपके लिए एक चीज रखी है। ये रही एक बॉडी, रिजिड बॉडी। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, फ्री टू मूव है बट अराउंड अ पॉइंट है। मैंने क्या बोला, अराउंड अ पॉइंट। तो एक पॉइंट पर ये रिजिड सपोर्ट ले लेती है। अब इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी, क्या कर रही है ये बॉडी, आप आई होप डेफिनेटली इमेज में देख पा रहे होंगे, तो आप महसूस करेंगे ये बॉडी रोटेट कर रही है। शर्त एक है रोटेट करने के लिए बॉडी को किसी एक पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा, पाइवट करना पड़ेगा, फिक्स्ड एट 1 पॉइंट करना पड़ेगा। तो अगर बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट करेगी। बॉडी क्या करेगी, रोटेशनल इफेक्ट शो करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क TORQUE, यही है टर्निंग इफेक्ट। क्या है, टर्निंग इफेक्ट है। हम लोग इसको मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। हाँ भाई, फोर्स नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे है। अगर एक बॉडी है, लेट्स से एक बॉडी है, ये रहा एक रॉक, एक पत्थर है बड़ा सा। चलो एक पत्थर है बड़ा सा, और
इस पत्थर पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर दें, यहां पर इमेजिन करिए, यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर दें तो ये पत्थर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, यहां पे फोर्स अप्लाई कर दें तो ये पत्थर खिसक करके थोड़ा आगे, सरक करके थोड़ा आगे चला जाएगा। बट अब आते हैं इसी पत्थर को दोबारा देखिए, फिर से देखिए इस पत्थर को। अब इसको फ्री टू मूव नहीं रखेंगे, ये बॉडी अब फ्री टू मूव नहीं है, क्योंकि इस पे लगाने वाले हैं एक सपोर्ट, एक पॉइंट जहां से इसको पाइवट करने वाले हैं। चलो लेट्स से ये वो पॉइंट है जहां पर इसको क्या करने वाले हैं, नाम दे देते हैं ओ पर क्या कर दिया है, इसको एक पॉइंट पर सपोर्ट लगा दिया गया है। अब ये बॉडी फ्री टू मूव नहीं है, इसका मतलब मैं अगर पुल करूंगा तो ये आगे नहीं बढ़ेगी, लीनियर मोशन नहीं करेगी, क्योंकि यहां पे इसको रिजिड सपोर्ट दे दिया गया है, यहां से इसको रोक लिया गया है। तो अब बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं यहां, लेट्स से यहां लगा रहे हैं फोर्स। आपको दिखा मैंने फोर्स लगाया नीचे से ऊपर की तरफ, तो अब बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं तो आप कहेंगे सर बॉडी तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चली जाएगी। हाँ भाई, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। तो अब इस बॉडी में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये है मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि मैं यहां लगा रहा हूं फोर्स, तो ये तो यहां जाएगा फोर्स, फलक्रम तो यहां पर है, यहां पे वो बॉडी क्या हो रही है, सस्पेंडेड है ना, यहां पे उसको रिजिड सपोर्ट मिला हुआ है, पाइवटेड एट पॉइंट कहां है, ओ। तो अब थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है यहां पर इसको मिल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए नाम दे देता हूं, चलो लेट्स अज्यूम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। तो अब मुझसे पूछेंगे कि अगर इस बॉडी को एफ पर फोर्स लगाएंगे, पॉइंट एफ पर फोर्स लगाएंगे, अपवर्ड फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स पैदा होगा और इसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हां सही, क्या मतलब आया सर इसमें, फोर्स तो समझ में आ गया सर, ये रहा फोर्स न्यूटन में होना चाहिए, हाँ फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होना चाहिए। तो ये सर डी क्या है, डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो फोर्स का लगाने का डिस्टेंस है ये AP, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये जो आप 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है O से A, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसको मेजर करेंगे किसमें, SI यूनिट है मीटर में, तो आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का SI यूनिट, जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, का SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। अब लगाओगे बॉडी में, जब कोई बॉडी को क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा जिसके अराउंड बॉडी क्या कर पाएगी, रोटेट कर पाएगी। अरे भाई तुम्हारे घर का दरवाजा, हाँ भाई तुम्हारे कमरे का रूम, जरा अपने कमरे के रूम की तरफ देखो तो, हाँ भाई मोबाइल से नजरें घुमाओ जरा, रूम के गेट की तरफ देखो, अपने दरवाजे की तरफ देखो, देखना, देखा, मेरे घर के दरवाजे देखना चाहते हो क्या, यहां पर देखना चाहते हो, तो मुझे कैमरा थोड़ा घुमाना पड़ जाएगा ना, और मैं अभी थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, इसी को दरवाजे के रूप में समझा देता हूं। चलो समझते हैं, लेट्स से ये एक डोर है और ये डोर जो है इस पॉइंट पर क्या है, फिक्स्ड है, होता ना एक हिंज लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, डोर को एकदम कोने में यहां पर एंड की तरफ क्या करते हैं, डोर के एंड की तरफ हैंडल लगवाते हैं, क्यों, ताकि इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो। तो जितना बड़ा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्या चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना लार्ज होगा उतना कम आपका फोर्स लगेगा। कौन सा डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि मेरे केस में है OA। तो इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा रखेंगे उतना कम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना इंक्रीज कर देंगे उतना कम फोर्स में। तो इसीलिए हम लोग दरवाजों के, ये अपने गेट्स के एंड पे क्या करते हैं, हैंडल लगवाते हैं, बीच में हैंडल नहीं लगवाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, हाफ मिलेगा आपको। जब हाफ डिस्टेंस मिलेगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी वही सेम काम करने के लिए, समझ गए ना। तो इसीलिए हैंडल्स कहां लगे होते हैं, कॉर्नर पे लगे होते हैं। अगर आपको दरवाजे में बस कॉर्नर पे हल्का सा टच कर दोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा अराउंड अ पॉइंट, तो वहां टॉर्क अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। अब टॉर्क के अलावा अगर कोई बॉडी में 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाई जाए, लेट्स से बॉडी नाम है AB, इस स्ट्रेट लाइन पर देखिए एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, और ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों फोर्स इक्वल है। तो व्हेन 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, देन इट फॉर्म्स अ कपल। क्या बन जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं, कपल बन जाते हैं। अरे नहीं भाई, ये इंग्लिश वाला कपल नहीं है, ये फिजिक्स वाला कपल है, ठीक है। इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स फिर से अप्लाई हो रहा है। हाँ ध्यान से देखेंगे, अगर ये रिजिड सपोर्ट यहां पर है तो आपको एक बार यहां पर और एक बार यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता नजर आएगा, और इस पूरे लाइन को AB को कहेंगे कपल आर्म। क्या चीज, AB का डिस्टेंस कहलाएगा कपल आर्म, ठीक है। और अगर मुझसे पूछोगे कि सर फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पे टॉर्क के लिए
यहां पे कपल के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्या चीज? हाँ, फोर्स दैट इज आइदर फोर्स। ये आइदर फोर्स सर क्यों लगा रहे हैं वर्ड? आइदर फोर्स इसलिए वर्ड लगा रहे हैं क्योंकि आप यहां वाला फोर्स लीजिए चाहे यहां वाला फोर्स लीजिए, क्योंकि कपल की डेफिनेशन में बताया गया था टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो दोनों फोर्स क्या है? इक्वल भी है और अलग अलग दिशाओं में है। एक डाउनवर्ड जा रहा है तो एक अपवर्ड जा रहा है। तो आप देखिए, ये देखिए जरा, तो ये क्या हुआ? हाँ, आपकी स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, हमारी कार का स्टीयरिंग व्हील, देखिए कपल लगा रहे हैं वहां पर। दूसरा एग्जांपल दूं, नल खोलते समय, टैप खोलते समय, टू इक्वल एंड अपोजिट। बॉटल का कैप ओपन करते समय सोचिए, तो इमेजिन करिए आपका एक आर्म नीचे, थंब नीचे की तरफ पुल कर रहा होता है कैप खोलने के लिए, और ये वाला फिंगर जो फर्स्ट फिंगर है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन हो रहा है, बॉडी एक राउंड सर्कल कर रही है। ठीक है, तो टॉर्क में क्या लगेगा फॉर्मूला? ईदर फोर्स, कोई भी फोर्स लगा दीजिए, है ना, क्योंकि दोनों फोर्स सेम रहेंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, में शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, इनटू पी डिस्टेंस। तो दिस विल गिव यू दी कपल फॉर दी, हाँ, और बॉडी विच इज फ्री टू रोटेट। चलिए, ये तो हो गई बेसिक चीज। अगर मैं पूछूं कि अगर बॉडी कोई एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा रोटेट करेगी, तो उसका मोमेंट क्या होगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका मोमेंट पॉजिटिव होगा। इसका पॉजिटिव होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर अ बॉडी इन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा चलेगी, घड़ी के अपोजिट चलेगी, तो उसका क्या होगा? कपल, उसका फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज होगी तो बताने की जरूरत तो नहीं है, नहीं ना? लिख दूं? चलो लिख देता हूं, क्लॉकवाइज होगा तो आपका जवाब नेगेटिव होगा। ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता चल गई हैं। वर्क का मतलब काम, और आम भाषा में तो आप कहते हैं कि हम घर का बहुत काम करते हैं, घर के लिए सामान ले आते हैं, मम्मी बोलती हैं जाओ मैगी ले आओ बाजार से, तो मैं मैगी ले आता हूं। नहीं नहीं, इस काम की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम फिजिक्स में वर्क की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया और बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मूव कर जाए, तो उसे कहते हैं वर्क डन। दो बातें हैं इसमें, पहला समझते हैं फॉर्मूले के साथ, क्योंकि हम पहले फॉर्मूले डिस्कस करेंगे फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला सामने आ रहा है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंबॉलिकली डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं। चलिए अब यूनिट की बात करते हैं। वर्क को मेजर करने से पहले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ऐसा यूनिट, और वर्क का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। सो फोर्स 1 न्यूटन में और बॉडी को डिस्प्लेस किया 1 मीटर तक, तो जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? 1 जूल। हाँ, न्यूटन मीटर को क्या कर देंगे? जूल लिख देंगे। सो ये तो हो गया हमारे पास ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स हो जाएगा 1 डाइन, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये हो गया सीजीएस यूनिट में, और वर्क हो जाएगा 1 अर्ग, ERG। तो अब आप समझ गए दोनों यूनिट वर्क की। क्या क्या यूनिट देखा आपने? एसआई यूनिट देखा आपने कि एसआई यूनिट है जूल, और सीजीएस यूनिट है वर्क की अर्ग। दोनों हो गए यूनिट। क्या है दोनों में रिलेशन? तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्लियर है? जूल और अर्ग में कन्वर्ट कर लेंगे। बात करते हैं जब हम वर्क की, तो ध्यान ये भी देना है कि जरूरी नहीं है कि जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमेशा क्या हो? सेम हो। इसका मतलब है कि बॉडी में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एट सर्टेन एंगल भी हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो तब क्या हो जाएगा? तब एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहां पर क्या नई चीज है? कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कहां और किस काम आने वाली है? जब आपको कॉस की वैल्यू लगानी पड़ेगी, अर्थात जब आप फोर्स बॉडी में लगा रहे हैं, बॉडी का फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी किसी एंगल पे हो रहा है, इस केस में क्या लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब आपको एंगल दिया रहेगा, डिग्री दी रहेगी, और कॉस की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। नहीं ध्यान है तो आप याद कर लीजिए कि कॉस से 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज क्या है। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं, हाँ मैं आपके लिए लिख देता हूं 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज। इसी वैल्यूज को कॉमनली यूज करना है। ठीक है, एक बात ये ध्यान देना है कि अगर बॉडी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है, फोर्स लगा रहे हैं सामने और बॉडी मूव कर रही है परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर वर्क डन हो जाएगा 0। और अगर फोर्स के डायरेक्शन पर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री पर। ठीक है, और 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पे हो जाएगा √3/2, और 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 1/√2, और 60 डिग्री में क्या हो जाएगा? हाफ, एंड लास्ट में हो जाएगा 0। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। ये कॉस के लिए मैंने बताया, कॉस 0, कॉस 30, 45, 60 एंड 90। क्लियर है? ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब वर्क अप्लाइड होगा, वर्क फाइंड करना होगा, तो क्या वर्क डन नेगेटिव भी होता है? हाँ, आपको कमेंट करके बताना है कैन वर्क डन भी नेगेटिव। अगर यस आप कहते हैं तो कब?
राइट द कंडीशन इफ वर्क डन कैन बी नेगेटिव। क्या काम नेगेटिव हो सकता है? हाँ, और अगर नेगेटिव हो सकता है तो कब हो सकता है? आइए आगे बढ़ते हैं, वर्क के आगे बढ़ जाते हैं। तो वर्क के आगे आता है एनर्जी। अब एनर्जी, क्योंकि चैप्टर का नाम है एनर्जी, एनर्जी और वर्क ऑलमोस्ट सेम यूनिट है। हाँ, मतलब एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को कहते हैं एनर्जी। और एनर्जी दो पार्ट में आपके सिलेबस में है। पहली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन मोशन। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला क्या है? एम जी एच, एम जी एच। हाँ, एमडीएच नहीं, मसाले की बात नहीं कर रहे थे, एम जी एच याद कर लो। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी कोई मोशन में होती है उस समय जो एनर्जी पोजेस कर रही होती है, पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। मतलब एक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में एक धनुष जिसको क्या कर दिया गया है, अ बो व्हिच हैज बीन स्ट्रेच्ड, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक पहाड़ की ऊंचाई पे एक पत्थर बस ऐसे पोजीशन रखा हुआ है कि अब गिरा तब गिरा, आपने पुश किया और क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा पूरी ताकत के साथ, तो उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी, चलिए एक बॉल है जो कि हाइट पर है, यहां पर इस समय बॉल के पास, जहां ऊंचाई है यहां पर, इस समय बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी है जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है। और जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन द बॉल इज रीचिंग और नियरेस्ट टू द ग्राउंड। क्या कहना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। क्या चीज? जो टोटल एनर्जी है कैसे आएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिंबॉलिकली लिख दिया मैंने यू, पोटेंशियल एनर्जी को। ये दोनों का टोटल हर वैल्यू में, हर पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, चाहे टॉप मोस्ट पोजीशन पे, चाहे बीच में, चाहे मिडिल में, टोटल इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बट क्या कहना चाहते हैं कि टॉप पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, यहां पर इस टॉप वाली पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। इसी तरह से जब बॉल एकदम ग्राउंड पे नियरेस्ट आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। क्लियर है? पर मैंने कहा इन बिटवीन क्या होता रहेगा? एट एनी पॉइंट the total of the potential and kinetic energy will be equal because of law of conservation of energy. क्लियर है? एक टर्म आता है मोमेंटम। मोमेंटम को सिंबॉलिकली P लिखते हैं और मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दीजिए, बन जाएगा मोमेंटम। अब इस मोमेंटम को हमको क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट करना है। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। मोमेंटम से V निकाल सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। V निकाल देंगे तो हो जाएगा M अपॉन P। क्या कहते हैं? V निकल आएगा, यहां V की वैल्यू हो जाएगी मोमेंटम अपॉन M इज इक्वल टू V। ये निकल आया इसमें से। अब इस V को यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? दोनों में रिलेशन आ जाएगा। कैसे बनेगा रिलेशन? देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर। V आपने क्या लिखा है? आपने V लिखा है P का स्क्वायर अपॉन V का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, M का स्क्वायर, V क्यों लिखा? M का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस M स्क्वायर से एक M आप रिमूव कर देंगे तो अब आपके पास रिलेशन बन गया। ध्यान से देखिए, आपके पास रिलेशन बन गया। आप लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। कर सकते हैं? स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको आने चाहिए। क्लियर है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो मैंने कहा बॉडी इन मोशन और बॉडी इन रेस्ट का बस रिलेशन है। दैट मींस अगर कोई बॉडी जो मोशन में है, अगर वो ब्रॉट टू रेस्ट की जाती है सडनली, तो उसका एनर्जी क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्लियर है? आइए अब आपको ले चलते हैं एक दो छोटे छोटे टर्म्स की तरफ जो आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे आपको ध्यान देना चाहिए, व्हाट इज 1 EV? ये EV क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 वोल्ट। ये एक इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू है। आपको एक इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन की वैल्यू को निकाला जा रहा है। 1 वोल्ट में कितना एक्सीलरेशन होगा? अब बात करते हैं, अगर हमें फाइंड करना है कि जो एनर्जी हम बिजली के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, पावर के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं घर में, वो कैसे मेजर की जाएगी? तो एनर्जी जो हम घर में यूज कर रहे हैं, यस, जो हम घर में यूज कर रहे हैं वो बहुत बड़ी एनर्जी है। हाँ, हाई एनर्जी है। हम इसको कहते हैं वॉट आवर। दैट मींस 1 वॉट इन 1 आवर। 1 वॉट की एनर्जी 1 घंटे तक हम कंज्यूम करेंगे तो 1 वॉट आवर है। दैट मींस 1 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। सो दिस विल गिव यू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। क्लियर है? ये है 1 वॉट आवर की वैल्यू। क्या हम इसको किलोवाट आवर में, जो हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, उसमें चेंज कर सकते हैं? हाँ, 1 किलोवाट आवर इज 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है ना? तो इसको चेंज कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर है? समझ में आ गया कि यही है हमारा 1 यूनिट। जब हम कहते हैं यूनिट
ऑफ कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बात करते हैं किसकी, किलोवाट आवर की। अर्थात कोई 1 किलोवाट का डिवाइस है जिसमें 1000 वाट लगता है, 1 घंटे तक उसको हम यूज करते हैं, तो जितना वो एनर्जी कंज्यूम करता है वो कहलाता है 1 किलोवाट आवर। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। आवर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मींस वर्क अपॉन टाइम। जब हम वर्क को मेजर करते हैं तो वर्क को मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, जूल में। तो द वर्क इज जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। सो पावर का यूनिट हो जाता है वॉट। क्या होता है पावर का यूनिट, वॉट। तो 1 वॉट इज दी वर्क डन फॉर 1 सेकंड। क्लियर, दैट मींस जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। क्या हम इसको बड़े यूनिट में चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई इसका बड़ा यूनिट है, हाँ भाई किलोवाट इसका बड़ा यूनिट है, हो सकता है किलोवाट बड़ा यूनिट। चलो, और अगर 1 हॉर्स पावर की बात करें तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। क्लियर है, दैट मींस जब मैकेनिकल किसी यूनिट की मेजर करते हैं, किसी मशीन की, कार की, इंजन का यस पावर मेजर करना है तो यूजुअली ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, किसी जनरेटर का इंजन मेजर करना है कि उसका पावर कितना, शक्ति कितनी है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक और फॉर्मूला हो सकता है पावर का, और वो पावर का वर्क हो सकता है फोर्स इनटू एवरेज स्पीड। ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला दिया पावर का, फोर्स इनटू एवरेज स्पीड। मशीन्स क्या है, मशीन, मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे काम को आसान बना देता है। हाँ, हमारे एफर्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, हमारे स्पीड ऑफ वर्क को इंक्रीज कर सकता है, और डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर सकता है। एग्जांपल के रूप में लिवर, पुली, इंक्लाइंड एक्सिस, ये सब मशीन है। और हम बात करेंगे यहां पर लिवर की। लिवर, हाँ, एक ऐसा बार, एक ऐसी आप छड़ी समझ लीजिए, एक ऐसा डंडा समझ लीजिए जो कि कैपेबल है टू मूव अराउंड एन एक्सिस। अर्थात जो किसी एक पॉइंट पर पाइवेट है और उसको हम मूव कर सकते हो, ऐसे को कहते हैं, ऐसे स्ट्रेट या बेंट बार को कहते हैं हम लोग लिवर। क्लियर हो गया, लिवर क्या है। जब हम बात करेंगे मशीन्स की तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, मशीन से होने वाला लाभ। हाँ, ऐसा ये हिंदी वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है लोड अपॉन एफर्ट। अब आप कहेंगे सर लोड क्या है, तो मैं कहूंगा लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है, वो फोर्स है जो हम मशीन से ओवरकम करना चाहते हैं, जो हम मशीन से काम करना चाहते हैं, वो हमारा क्या है, लोड है। तो कीवर्ड समझ गए, रेजिस्टिव फोर्स होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं लोड की तो लोड एक फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका मतलब होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो एफर्ट क्या है, एफर्ट है अप्लाइड फोर्स, मतलब वो ताकत जो हम मशीन पर लगाते हैं ताकि मशीन मेरे लिए काम करे, तो उसका नाम होता है अप्लाइड फोर्स। क्लियर है, इसका मतलब दोनों ही एक तरह का फोर्स है, लोड भी फोर्स है, एफर्ट भी फोर्स है। क्लियर है, तो दोनों का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों ही न्यूटन होने की वजह से, अर्थात फोर्स है तो यूनिट न्यूटन है, लोड भी फोर्स है, एफर्ट भी एक तरह का फोर्स है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जब भी होगा तो वो किसी वैल्यू के साथ यूनिट नहीं होगा, मतलब एक सिंपल नंबर होगा, इट हैज नो यूनिट। क्लियर हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज में यूनिट नहीं होता है। क्या वेलोसिटी रेशियो, ये क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो इज वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड। इसी से बनाया गया है वेलोसिटी, मतलब काम करने की स्पीड, हाँ, रफ्तार को कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। इसको डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट टू डिस्टेंस मूव बाय लोड में भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। याद रखिएगा, वेलोसिटी रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट नंबर है, और वो नंबर चेंज नहीं होता है। जबकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, चेंज होता रहता है। मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज वेरिएबल वैल्यू है, इट कैन चेंज, बट वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट। बात करते हैं वर्क इनपुट की। वर्क, हाँ, आपने चैप्टर पढ़ा है वर्क फोर्स एनर्जी, पढ़ा था हमसे। हाँ, तो जब वर्क पढ़े थे तो वर्क की डेफिनेशन में लिखा था कि डिस्टेंस मूव्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, यही था, या फॉर्मूले में कहें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी फॉर्मूला यहीं पर अप्लाई होगा। वर्क इनपुट अर्थात जो हम वर्क क्या कर रहे हैं, मशीन में लगा रहे हैं, दैट मींस फोर्स अप्लाइड, हम जो फोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, इनटू एफर्ट मूव्ड, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। और भाषा में क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। क्लियर है, वर्क जो हम मशीन के अंदर पुट इन करते हैं, और वर्क आउटपुट क्या है, वो जो मशीन मेरे लिए रिजल्ट दे रही है। आउटपुट का मतलब है क्या मशीन मेरे लिए कर रही है, क्या वो लोड लिफ्ट कर रही है, मूव कर रही है, उसे कहते हैं आउटपुट। तो फॉर्मूला हो जाता है फोर्स, हाँ, रेजिस्टिव फोर्स, मैं लिख दूं आरएफ, रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, और सिंपल भाषा में लोड इनटू लोड आर्म। ध्यान दीजिएगा, मैंने फॉर्मूला वर्क का ही लगाया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहां पे लगाया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस फोर्स का नाम क्या है, रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव बाय द लोड। इसी से आसान बना दिया, लोड इनटू लोड आर्म। अब इसी फॉर्मूले को आगे चलेंगे तो देखेंगे कि ये फॉर्मूला बन जाएगा एफिशिएंसी। सिंबॉलिकली देखिए एटा होता है सिंबल, इसका एन जैसा दिखता है, ठीक है, एन जैसा दिखता है ये, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब है, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर परसेंटेज में आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन में रह जाएगा। हाँ, फ्रैक्शन में रह जाएगा। ठीक है, तो वर्क
आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। और क्या फॉर्मूला हो सकता है एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। हाँ, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई 100 कर दिया है, तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। इस वाले में, इसमें नहीं किया था, आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर है? तो फॉर्मूले लिवर के केसेस के हमने क्लियर कर दिए। पर लिवर के केस में एक और चीज ध्यान देना होता है। लिवर के केस में जब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, तो एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला लगा सकते हैं लोड आर्म और ऊपर एफर्ट आर्म। सर ये कैसा फॉर्मूला है और कहां से आया फॉर्मूला? तो इसको समझने के लिए आपको रूल समझना पड़ेगा। तो लिवर होता है वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। या ऐसा कहें, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये पॉसिबल कब है? जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी। तो ड्यूरिंग एन इक्विलिब्रियम क्या होगा? क्या होगा ड्यूरिंग एन इक्विलिब्रियम? ड्यूरिंग एन इक्विलिब्रियम क्या होगा? वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। और उसको सिंबॉलिकली हमने क्या कर दिया? वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट आ गया आपका एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, और वर्क आउटपुट हो गया आपका लोड इनटू लोड आर्म। अब क्रॉस कर दीजिए, यहां पर एफर्ट को क्रॉस कर दीजिए और यहां पे लोड आर्म को क्रॉस कर दीजिए। यहां पे बन जाएगा लोड अपॉन एफर्ट, देखिए क्रॉस होने पे, और यहां बनेगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। सिंस वी नो कि ये लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है। याद है आपको? ये होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसीलिए फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का दूसरा भी बन गया। तो मैंने लीवर के केसेस में आपको दो फॉर्मूला दे दिया। लीवर के केस में ध्यान रखिएगा, पहला फॉर्मूला था लोड अपॉन एफर्ट, जो कि पहले ही बताया था। अब दूसरा फॉर्मूला क्या दे दिया? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब क्लियर है फॉर्मूला कहां से आया, ये वाला कैसे जनरेट हुआ? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टू बेस डिलीवर, जो कि कहता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट। क्लियर है? समझ गए? वर्क इनपुट आउटपुट से बन गया है ये दूसरा फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का। दो फॉर्मूला दे दिया। चलिए बात करते हैं तीन टाइप के लिवर की। कितने टाइप के लिवर होते हैं? तीन टाइप के लिवर होते हैं। सबसे पहला टाइप लिवर ऑफ क्लास 1। जब हम क्लास 1 लिवर की बात करते हैं तो हमें दिमाग में हमेशा किसकी याद करनी चाहिए? सीसॉ को याद करना चाहिए। इसमें क्या होता है? इसमें फलक्रम बीच में होता है, और लोड और एफर्ट साइड साइड होते हैं। दैट मींस इस वाले लिवर में फलक्रम बीच में होगा, और बॉडी, यस, बॉडी क्या करेगी? मूव कर पाएगी। सीसॉ तो तुमने खेला ही है ना। और अब बात करते हैं जब फर्स्ट क्लास लिवर की, तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, मैकेनिकल एडवांटेज अर्थात इससे होने वाला बेनिफिट तो कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और लेस देन 1 हो सकता है। सर इसका मतलब क्या है और क्या होता है ये मैकेनिकल एडवांटेज? इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 होता क्या है? आइए समझते हैं। जब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, तो मैंने फॉर्मूला दिया लोड अपॉन एफर्ट। लोड वो रेजिस्टिव फोर्स है जो मशीन हमारे लिए ओवरकम करती है, अर्थात जो मशीन मेरे लिए काम कर रही है ना। और एफर्ट वो है जो हम लगा रहे हैं मशीन पर ताकत। हमने भी तो ताकत लगाई होगी तभी तो मशीन काम करेगी। हम अगर किसी छड़ी को, किसी डंडे को पुश करेंगे जमीन की तरफ से, तो देखेंगे कि बड़ा सा पत्थर भी क्या कर सकता है? वो डंडा लिफ्ट कर सकता है, मोड़ सकता है, कर सकता है ना। तो आपने जो लगाया वो एफर्ट, और जो लीवर आपके लिए काम कर रहा है वो है लोड। यहां तक तो क्लियर है? तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर लोड और एफर्ट दोनों सेम हो जाएं, मतलब अज्यूम करता हूं लोड है 100 न्यूटन, एफर्ट भी 100 न्यूटन, क्या होगा? डिवाइड करने क्या आएगा? वैल्यू बनाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू 1। इस केस में ये वाला लिवर ना तो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम आ रहा है, ना एफर्ट मल्टीप्लायर के रूप में काम आ रहा है। इस टाइप के लिवर में क्या हो जाएगा? सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन, क्या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो सकता है सिर्फ। मतलब ये लिवर एफर्ट की दिशा चेंज करने के काम आ सकता है। दूसरा क्या केस है? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इसमें क्या हो सकता है? अगर आपका एफर्ट कम है और लोड बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुना, एफर्ट इज लेस देन लोड। अज्यूम करते हैं कि आपका लोड है 100 न्यूटन, मतलब आपकी लोड ऊपर की वैल्यू, न्यूमेटर की वैल्यू 100 है, जबकि एफर्ट सिर्फ 20 है। मतलब 20 का एफर्ट लगाओ, 100 का लोड लिफ्ट हो जाएगा। वाह, मजा आ गया। कम ताकत लगाया और इतना काम हो गया, आपका फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। तो इसको कह सकते हैं क्या? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इस केस में ये क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर है। आपकी शक्ति को, आपके फोर्स को क्या हो रहा है? बढ़ा देता है। क्या कह रहे हैं? फोर्स को मल्टीप्लाई करने वाला, शक्ति को, ताकत को ग्रो करने वाला। क्लियर है? तीसरा और आखिरी टाइप, ये तीनों पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा, ये तीनों संभव है इसमें लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास में। वो सीजर के रूप में भी हो सकता है, प्लायर के रूप में हो सकता है, हाँ, शीयर के रूप में हो सकता है। कई सारे ऐसे डिवाइस हैं जिसमें फलक्रम बीच में होता है। ठीक है? और तीसरा क्लास का क्या एग्जांपल ले सकते हैं? तीसरे क्लास में क्या हो सकता है? इस क्लास में क्या हो जाएगा? आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगा और लोड कम होगा। मतलब आपको एफर्ट तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, आपकी शक्ति तो ज्यादा लगेगी, पर लोड कम लिफ्ट होगा। हाँ, इस केस में क्या हो जाएगा? जिस थर्ड क्लास में मैकेनिकल एडवांटेज कम मिलेगा आपको। ये मैकेनिकल एडवांटेज जब कम मिलेगा आपको, हाँ, जब मैकेनिकल कम मिलेगा तो आप यूज क्यों करेंगे? तो ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं गेन इन स्पीड के लिए। क्या काम है? गेन इन स्पीड। क्लियर है? अब एक तरह से देखा जाए, ये सिर्फ लिवर ऑफ फर्स्ट क्लास बताया, अब ये तीनों क्लास के लिवर का आंसर भी आ गया इसी के अंदर, है ना? कैसे? अगर मुझसे पूछेंगे सर लिवर ऑफ सेकंड क्लास का एग्जांपल दे दीजिए, तो मैं कहूंगा हाँ, क्लास 2 लिवर। क्लास 2 लिवर में क्या होगा? क्लास 2 लिवर में आपका
पहले लीवर में क्लास में फल्क्रम बीच में था, क्लास 2 लीवर में आपके पास लोड बीच में आ जाएगा। जैसे ही लोड बीच में आ जाएगा तो आपका फल्क्रम और एफर्ट एंड में चला जाएगा। और जब भी आप एफर्ट आर्म नापेंगे तो हमेशा बड़ी रहेगी इसकी क्या चीज, इस क्लास 2 लीवर में एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एंड इसीलिए एग्जांपल दे दूं, हाँ सेकंड क्लास के लीवर का एग्जांपल क्या हो सकता है जिसमें हमने लोड बीच में रखा है, व्हील बैरो याद है आपको, हाँ व्हील बैरो याद है, यस उसमें लोड बीच में होता है। तो ऐसे केस में मशीन क्या यूज कर रही है, आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है, और ये फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब कम ताकत पे ज्यादा काम कर रही है, कम आप एफर्ट लगा रहे हैं ज्यादा कर ले रही है। और क्लास 3 का एग्जांपल भी कर लिया जाए साथ साथ में। अब क्लास 3 लीवर को देख लेते हैं। इस लीवर में, लीवर ऑफ थर्ड क्लास है ना, इस लीवर में क्या हो जाएगा, इस लीवर में एफर्ट बीच में हो जाएगा और लोड और फल्क्रम अदर साइड्स में होंगे। इसका मतलब इसमें जब भी होगा वो लोड आर्म विल बी ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। कैसे मालूम चल रहा है सर हमको, जब भी हमको आर्म नापनी है तो फल्क्रम से नापनी है। कहां से नापनी है, फल्क्रम वाले पॉइंट से आर्म नापनी है। हाँ इसका एग्जांपल भी दे देता हूं। इसका एग्जांपल है शुगर टोंग, फायर टोंग, आइस टोंग, फुट ट्रेडल। अरे चिमटा भाई, इतना क्यों टोंग पे परेशान हो रहे हो। शुगर टोंग क्या है, चिमटा है, कैसा होता है वो दिखाई देते हैं। चलो ये रहा कुछ चिमटा, है ना, यहां पर है इसका फल्क्रम, यहां पर आप लगाते हैं लोड, यहां पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लगाते हैं लोड और एफर्ट, सॉरी मैंने गलती लोड बोल दिया क्या, नहीं इस जगह लगाते हैं आप एफर्ट, हाँ क्या लगाते हैं, ताकत लगाते हैं एफर्ट, और यहां पर होता है लोड। ये जो बॉडी है वो लोड, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि आपका लोड आर्म हमेशा बड़ा होगा, यहां से यहां तक आपकी क्या है, लोड आर्म है, देखा ना। तो लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, हमेशा इसमें मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा। और इस वाले लीवर को यूज करेंगे गेन इन स्पीड के लिए, क्लियर है, गेन इन स्पीड के लिए इस वाले लीवर को यूज करेंगे। तीनों क्लास के लीवर क्लियर हो गए, समझ में आ गया। आइए बात करते हैं पुल्ली की। हाँ जब हम बात करेंगे पुल्ली की तो पुल्ली में सबसे पहला पुल्ली आएगा सिंगल फिक्स्ड पुल्ली। तो पुल्ली सिंगल फिक्स वाला कहां देखते हैं आप, सिंगल फिक्स पुल्ली आप वेल में देखते हैं, कुएं के ऊपर जो लगा पुल्ली होता है पानी निकालने के लिए, या आपके स्कूल में जो फ्लैग का हॉइस्ट करने वाला जो पोल है उसके टॉप पे लगा होता है। तो ये फिक्स्ड पुल्ली है, हाँ सिंगल फिक्स्ड पुल्ली है, तो इसका मतलब है पुल्ली अपनी पोजीशन नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे केस में आपको पुल्ली, ये रहा, मैं डायग्राम से समझा देता हूं, ये रहा वो पुल्ली, ये रहा वो पुल्ली, और पुल्ली जो है वो अटैच टू अ फिक्स्ड, यस पुल्ली क्या है, एक फिक्स्ड सरफेस से, एक फिक्स्ड बॉडी से अटैच है, सपोर्ट से अटैच है, जिसकी वो पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है। और यहां पर लगा है इसका टैकल, ये रहा इसको लगने वाला टैकल। अज्यूम करिए कि ये एक वेल है, कुआं है, और यहां पर आप लगा रहे हैं एफर्ट। तो एफर्ट की डायरेक्शन देखिए सिर्फ क्या कर रहा है, चेंज करता है। सिंगल फिक्स पुल्ली सिर्फ एफर्ट की दिशा क्या करता है, डाउनवर्ड लगाता है, क्योंकि हमारे लिए डाउनवर्ड एफर्ट लगाना आसान है ना। और यहां पर जो लोड है, लेट्स अज्यूम करते हैं यहां पर एक बाल्टी है जिसको उसको लिफ्ट करके ले जाना है। चलिए आपने बाल्टी मेरी नहीं देखी है ना, मैं दिखा देता हूं आपको बाल्टी। हाँ ये पानी की बाल्टी है, ठीक है, अच्छी लग रही है ना बाल्टी। तो ये मेरा क्या है, लोड, लोड लगाया, एफर्ट लगाया। अच्छा ये जो टी होता है हमेशा अपवर्ड होता है। सर ये टी क्या है, ये टी क्या है, जब आप किसी चीज को खींचते हैं, पुल करते हैं। एग्जांपल इसको देखना, मेरे पास एक काले रंग की जो वायर है इसको देखना, इस वायर पे नीचे देखो कुछ लटका हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो इसका वेट है इसको क्या कर रहा है, वायर को खींच रहा है, समझ गया ना। तो ये जो वायर है ये लोड की वजह से नीचे जा रही है, और इसका अपोजिट जो फोर्स है वो उसे अपवर्ड क्या कर रहा है, बांधे हुआ है, अपनी प्लेस पर रोके हुए। इसी का नाम है टेंशन, ठीक है। याद रखिएगा जो टेंशन है वो एक रोप है, एक रस्सी है जो इनएक्सटेंसिबल है, अर्थात स्ट्रेचेबल नहीं, रबड़ की रस्सी नहीं चलेगी यहां पर। जब भी लगना है तो समझ गया ना, मजबूत रस्सी जो खींचे ना, इनएक्सटेंसिबल रोप होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एफर्ट और टेंशन इक्वल है, ये रहा, जबकि आपका लोड भी टी के बराबर है। ये रहा लोड और ये रहा टी। याद रखिएगा टी का डायरेक्शन हमेशा ऊपर होगा। तो अब आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकलना आसान हो गया। आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज हो गया लोड अपॉन एफर्ट, मतलब टी अपॉन टी। सो हेंस आंसर इज 1। क्लियर है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। वेलोसिटी रेशियो भी डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू डिस्टेंस ऑफ लोड। ध्यान दीजिए, आपने जितना ही नीचे पुल किया होगा, मान लीजिए आपने 10 मीटर तक एफर्ट लगाया तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट 10 मीटर आया। ये बकेट भी कितनी होगी, कितना ऊपर जाएगी, 10 मीटर जाएगी। तो इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, और सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, 1। वैसे एक आसान तरीका ये है कि नंबर ऑफ पुलिस से आप वेलोसिटी रेशियो बता दिया करिए, ठीक है। नंबर ऑफ पुलिस से आप वेलोसिटी रेशियो बता देंगे आपके पास। इसका मतलब है कि ऐसे सिंगल फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो 1, मैकेनिकल एडवांटेज 1 या 100%, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो 1/1 विल गिव यू 1, और या तो 100%। क्लियर है, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सिचुएशन है। किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट हो, सेम हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन में ही पॉसिबल है। हाँ आइडियल मतलब समझ गए, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि दोनों सेम हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपको अब सिंगल फिक्स पुली के आगे ले चलते हैं, आपको ले चलते हैं मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली मतलब एक पुली है पर वो पुली मूव करेगी, अपनी पोजीशन छोड़ देगी, अटैच टू अ फिक्स्ड सपोर्ट नहीं है। क्या ठीक सुना आपने, पुली जो है वो अटैच टू दी यस फिक्स्ड सपोर्ट
नहीं है। मैंने एफर्ट की दिशा को आसान बनाने के लिए ऐसा कर दिया। यहां पे क्या कर दिया, अगर सिर्फ ऐसे लगाते हैं, देखिए यहां पर ये है एक पुल्ली, ध्यान से देखिए, और ये रहा फिक्स्ड सपोर्ट जहां से इसको बांध दिया गया है। लोड यहां पर लगाया गया है। लोड कहां पर देखा आपने, इस पुल्ली से अटैच है। इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर एफर्ट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। ध्यान दिया आपने, एफर्ट की डायरेक्शन अपवर्ड है और टी तो अपवर्ड रहता ही है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो टी है, दैट इज टेंशन है, वो स्ट्रेच की वजह से यहां पर। अच्छा, अब आप जितना इसको अप खींचेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपने 10 मीटर इसको अप एफर्ट लगाया, आपका एफर्ट आर्म अगर 10 मीटर है तो लोड मूव करेगा मुश्किल से 5 मीटर। अरे मुश्किल से क्यों कहा, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस भी कवर करना है और ये वाला डिस्टेंस भी कवर करना है। जब आप इसको पुल करेंगे आपकी तरफ तो क्या होगा, यहां से ये ऊपर जाएगा ना, तो इस वाले डिस्टेंस को भी और इस वाले डिस्टेंस को भी कवर करना है। सो आपके केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो विल बिकम 2। चलिए ये तो क्लियर है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2T/T। टी इसको भी काउंट करेंगे, ठीक है, इसका टेंशन भी काउंट करेंगे। लोड क्या हो जाएगा, यहां पर लोड 2T के बराबर होगा। क्यों सर, ये वाला भी एफर्ट में ये वाला टेंशन काउंट होगा ना, क्योंकि जब आप पुल करेंगे तो लोड के साथ यहां वाला भी, ठीक है ना। और एफर्ट आपका सिंगल टी रहेगा। एफर्ट हर केस में एक सिंगल टी रहेगा, दिमाग में बैठा लो बात को, क्या एफर्ट हर केस में सिंगल टी रहेगा। और अगर एफर्ट अपवर्ड लगाओगे तो ये वाला टेंशन लोड में काउंट हो जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड लगाओगे तो नहीं काउंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि तब आपके लिए पुल आसान हो जाएगा ना। डाउनवर्ड करेंगे तो आपको लिए क्या हो जाएगा, वो टेंशन कम हो जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आप पूरे बॉडी के वेट के साथ भी काम कर सकते हैं। और अपवर्ड में तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऊपर सोचिए, इमेजिन करिए, पुल करना है, कितना मुश्किल काम है, ठीक है। सो आपके पास क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आ गया। सो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसमें, 1 और 100%। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंगल मूवेबल पुली। अब इमेजिन करिए कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें एक पुली, 1 फिक्स पुली एंड ये कॉम्बिनेशन, एक्चुअली क्या मैंने कहा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज का एग्जांपल है। एक से अधिक पुलीज है जिसमें एक पुल्ली फिक्स्ड है। क्या मैंने कहा, एक पुल्ली फिक्स्ड है और बाकी पुलीज देखिए, बाकी सारी पुलीज, एक पुली नहीं है, एक से अधिक पुलीज है, ठीक है, एक से अधिक पुलीज हैं जो क्या कर रही हैं, सस्पेंडेड है। तो ये जितनी पुलीज यहां दिख रही है, ये इसके बाद वाली पुलीज जो दिख रही है आपको, ये बाद वाली पुलीज आपकी क्या है, मूवेबल पुली है। तो एक है फिक्स्ड पुली, ठीक है, एक है फिक्स्ड पुली और बाकी जो मैंने बनाया ये 1 2 3 ये है मूवेबल पुली। इसमें क्या खास बात है सर, ये क्या नया कंसेप्ट है, तो इसमें आप ध्यान देंगे, एक सिंगल फिक्स पुली सिर्फ डायरेक्शन तो चेंज करने में मदद करती है, बाकी ये लोड को क्या करती है, कम कर देती है। हाँ, आपके एफर्ट को बहुत करके कम लगाने देती है, आपका लोड इजीली लिफ्ट हो जाता है। इस केस में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 2 to the power 2n to the power 2। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया ना। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा 2 to the power n। सर ये क्या है, ये 2 to the power n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये है n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। अगर नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस 3 है तो इसका हो जाएगा 2 to the power 3, तो मैकेनिकल एडवांटेज 8 हो जाएगा। और यही फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो पे भी अप्लाई होगा। किस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं जब एक फिक्स्ड पुली होगी और बाकी सारी पुलिस क्या होंगी, मूवेबल पुलिस होंगी। इस केस में भी एफिशिएंसी 100% यहां बन होगी। क्लियर है, समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके पेपर में है। हाँ, आप पेपर बस देखिए बोर्ड का, उसमें यह क्वेश्चन है। हम इसे कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक एंड टैकल, ब्लॉक क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली को कहते हैं, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस को कहते हैं। और टैकल किसको कहते हैं, जो रस्सी लगाई गई है, जो रोप लगाई गई है, उसको टैकल कहते हैं, इसीलिए नाम है ब्लॉक एंड टैकल। इसमें क्या होता है, पुलिस का ब्लॉक बना होता है, 2 ब्लॉक होते हैं यूजुअली। एक होता है अपर ब्लॉक, मैं बना रहा हूं आपके लिए, अपर ब्लॉक की पुलिस फिक्स्ड होती है। मैंने अज्यूम्ड एग्जांपल लेकर के क्या लिया है, 2 पुलिस अपर ब्लॉक में ले ली है, यहां से देखिएगा, 2 पुलिस अपर ब्लॉक में ले ली है और 1 पुली लोअर ब्लॉक में ले ली है। क्या रूल है इसका, रूल यह है इसको बनाने का कि इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 2 ब्लॉक होंगे। एक अपर ब्लॉक जो कि फिक्स्ड होता है, इसकी पुलिस मूव नहीं करती है, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती है। लोअर ब्लॉक जिसकी पुलिस मूव करती है, नीचे ऊपर जा सकती है। तो नंबर ऑफ पुलिस इन द लोअर ब्लॉक शुड बी आइदर इक्वल टू द अपर ब्लॉक और शुड बी लेस देन द अपर ब्लॉक। रूल क्लियर है। अगर आप इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को समझें तो ये बेसिकली एक फोर्स मल्टीप्लायर है। क्या फोर्स मल्टीप्लायर है, बड़े से बड़े इंजन को, मशीन को, डिवाइस को, एक पतला दुबला सुकड़ी सा पहलवान, एक सुकड़ी सा मजदूर भी बड़ी से बड़ी भारी सामान को इस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। सही कह रहा हूं मैं, बड़े से बड़ा वजन वाला सामान एक सिंगल आदमी, बस करना क्या है, इस ब्लॉक एंड टैकल के नीचे यहां लोड लगा देना है, भारी से भारी सामान, क्योंकि ये हमेशा क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम आती है।
अब क्या है इसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, दो ब्लॉक हो गया, अपर ब्लॉक की पुलिस लोअर ब्लॉक के बराबर हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। अपर ब्लॉक में पुलिस कम नहीं होनी चाहिए वरना इसकी एफिशिएंसी काम नहीं करेगी। क्लियर है? आओ इसमें अब टैकल बनाए, ब्लॉक तो बना दिया दो, एक अपर ब्लॉक एक लोअर ब्लॉक। आइए इसमें टैकल बनाते हैं। टैकल बनाने का क्या तरीका है, आप सिंगली क्या करिए, एक टैकल ले चलिए और जब तक वो हर एक पुल्ली को कवर ना करते जाए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, दोनों एंड से स्टार्ट करिए, पहले एंड से आखिरी एंड तक, कीप ऑन मेकिंग अ बिग सर्कल। क्या, एक सर्कल बनाते रहिए ताकि हर पुल्ली उसके अंदर क्या आ जाए। तो मैंने पहला लिया, सर्कल लिया, यहां से स्टार्ट किया, ये रहा हमारा एफर्ट, देखा। अब आप देखिए, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, और आपका आंसर आ गया। आपको टैकल बनाने के लिए आ सकता है, इसमें एरो से रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है टेंशन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात फिर से सुनिएगा। इसमें लोड क्या है, एफर्ट क्या है, समझना पड़ेगा। सबसे पहले टी, हमेशा डायरेक्शन कहां होती है, टी की अपवर्ड होती है। ये रहा टेंशन 1, टेंशन 2, टेंशन 3, क्लियर है। और ये वाला जो टी है वो इक्वल टू ई है, दैट मींस एफर्ट उसका एक सिंगल टी है, लोड उसका 3 टी है। सर ऐसा क्यों, लोड 3 टी में क्यों डिवाइडेड है? आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा था अगर एफर्ट डाउनवर्ड होता है, फिर से सुनना, एफर्ट अगर डाउनवर्ड होता है तो आपको सिर्फ इस साइड का, क्योंकि ये लोड के बाहर है, देखिए यहां से टेंशन, यहां इस पॉइंट से लेकर के यहां तक जो टेंशन है वो लोड के बाहर है। इधर तीनों में लोड में डिवाइडेड है, ये लोड है, ये लोड है, यहां पर देखिए नीचे, और एक टी, दूसरा टी, तीसरा, जहां जहां आपको रोप लंबे में दिखाई दे रही है वो आपको टी दिखाता है, ठीक है। और यहां क्योंकि रोप इसके बाहर आ जा रही है, पुल्ली के बाहर आ जा रही है, और एफर्ट आपका नीचे की दिशा में है, एफर्ट आपका नीचे की दिशा में, तो आप मैंने बताया था पूरा बॉडी का वेट लगा करके क्या कर सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं। तो इस केस में एफर्ट एक सिंगल टी के बराबर है, और लोड जितना टी आपको दिख रहा है, एफर्ट वाली टी को छोड़ दीजिए, बाकी सारा टी क्या हो जाएगा, आपका लोड हो जाएगा। तो अब आप मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जानते ही हैं, लोड अपॉन एफर्ट। सो हमारे केस में हो जाएगा 3t अपॉन टी, सो देयरफॉर आंसर इज 3। क्या हर बार सर लोड, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज 3 ही होगा सर? नहीं नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज एक वेरिएबल वैल्यू है, ये 3 से कम भी हो सकता है, पर वेलोसिटी रेशियो कभी भी कम नहीं होगा। इसका वेलोसिटी रेशियो 3 ही हो सकता है, 2.5 कभी नहीं हो सकता है, कांस्टेंट है, समझ गए। इसका वेलोसिटी रेशियो 3 रहेगा। 5 पुलिस में क्या हो जाएगा, 3 पुलिस, या 3 पुलिस अपर ब्लॉक में होगी और 2 पुलिस कहां होंगी, लोअर ब्लॉक में। ध्यान से देखिएगा, क्या करना है हमको, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाना है, ठीक है, विद 5 पुलिस। आपको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं कि जब आपको ब्लॉक बनाना है तो आपको ये ध्यान देना है कि अपर ब्लॉक शुड कंटेन आइदर मोर पुलिस और इक्वल टू द लोअर पुलिस। क्लियर, ये ध्यान देना है, ठीक है। आपके पास 3 पुलिस अपर ब्लॉक में है, लोअर ब्लॉक में हो गए 2 पुलिस। अच्छा एक और चीज है, एफिशिएंसी और बेटर करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं कि लोअर ब्लॉक की पुलिस क्या हो, ज्यादा छोटी हो, लेस इन वेट हो, उतना ज्यादा इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। याद रखिएगा ये हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होगा। क्यों फोर्स मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसमें बनाना है हमें, क्या बनाना है, इसमें बनाना है हमें टैकल। आइए टैकल इसके बनाना शुरू करते हैं। देखिए कैसे टैकल बना रहे हैं, एक साइड से शुरू करिए, लास्ट से लास्ट को कवर करते जाइए और अब चलते जाइए। हर एक पुल्ली को आपको कवर करना है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना, हर एक पुल्ली को कवर करना है। देख लीजिए, क्लियर हो गया। आपने स्टार्ट किया, यहां पर आपके पास आ रहा है एफर्ट, यहां पर आपके पास है पहला टी, और यहां पर 2 बार टी, एक बार इधर एक बार इधर, और यहां पर भी आपके पास टी टी आ रहा है। क्लियर है। अब आप देखेंगे इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज भी 5 होगा और वेलोसिटी रेशियो भी 5 होगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। आइए अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन सरफेस, हाँ एक ऐसा फिनोमेना जो सरफेस पे टेक प्लेस करता है। क्या रिफ्लेक्शन सुन लिया, तो जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की तो आप मिरर में जब अपने आपको देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन है। इसमें लाइट रे जाती है, स्ट्राइक करती है पॉलिश सरफेस से और वापस आ जाती है। चलिए बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है रिफ्रैक्शन की। एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है और वहां क्या करती है, बेंड करती है, तो हम इसे कहते हैं बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। अगर एक लाइट रे रेयर मीडियम से स्टार्ट हो रही है और डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, अब ये रेयर मीडियम क्या है, जैसे एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। कैसे पहचानेंगे कि रेयर कौन है डेंसर कौन है, तो स्पीड ऑफ लाइट बता देती है कि कौन रेयर है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में बहुत ज्यादा होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसीलिए एयर रेयर मीडियम है। जबकि वाटर में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जहां स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर मीडियम है और जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर मीडियम है। ग्लास में कितना है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸। इसका मतलब है ग्लास इन सबसे भी डेंसर है, एयर और वाटर से भी डेंसर है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम है 2 × 10⁸। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट है फ्रॉम रेयर टुवर्ड्स डेंसर, तो मतलब एक रे ऑफ लाइट रेयर से जा रही है डेंसर मीडियम की तरफ। क्या होगा, तो होना तो ये चाहिए था कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी तो लाइट रे क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रहा हमारा नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर, इसकी तरफ बेंड हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, ये है केस 1। क्या होगा अगर लाइट रे इसका रिवर्स करने लगे,
अब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, अज्यूम करते हैं वाटर से लाइट रे मूव करती हुई एयर की तरफ आ रही है। कुछ ऐसा जैसा आप कॉइन्स को देखते हैं या पानी के ग्लास में, या आप पानी में अपना पैर डाले हुए हैं, स्विमिंग पूल में आपने पैर डाला हुआ है, तो आपको महसूस होता है ये पैर इतने मोटे कैसे दिखाई दे रहे हैं, अभी महसूस किया आपने? या वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर, कोई ग्लास के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए, एक पानी का ग्लास है, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट देखिए, वो ऑब्जेक्ट आपको रेज्ड और अपवर्ड नजर आएगा, तो यही वो फिनोमेना है। क्या हो रहा है देखिए, लाइट रे अगर टेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट रे जो ये पहली है इसका नाम है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट वो लाइट रे होती है जो मूव कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द सरफेस, तो आती हुई लाइट रे को, इनकमिंग लाइट रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये लाइट रे अब डेंसर से आने की वजह से वो मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जा रही है, नॉर्मल से दूर चले जा रही है, ठीक है। ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये रे है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो आप यहां ध्यान देंगे कि इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे बेंट ही ना करे? हाँ, दो कंडीशन हो सकता है लाइट रे बेंट ना करे, या तो दोनों बॉडीज, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो लाइट रे क्या करेगी, इस मीडियम पे बेंट किए बिना ही निकल जाएगी। क्या होगा, जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा, सेम होगा। या कब हो सकता है, या तब हो सकता है जब लाइट रे परपेंडिकुलर आ रही है, दैट मींस इंसिडेंट रे इज 0, रिफ्रैक्टेड रे इज आल्सो 0। क्लियर है? चलिए आगे का केस और समझते हैं। कौन सा एंगल क्रिएट करती है, इसको समझना है। लाइट रे, आती हुई लाइट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाती है इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये लाइट रे बाहर निकल जाती है तो इसका नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल के साथ जब एंगल बनाती है इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब पहला लॉ अप्लाई करते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात इसकी साइन की वैल्यू आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या मतलब है इसका? क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, अर्थात किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये वैल्यू चेंज नहीं करेगी। समझ गए? ये स्नेल्स लॉ का पार्ट है। तो अब इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्या होगा अगर लाइट रे अपना पाथ ट्रैक बैक कर जाती है, मतलब जिस रास्ते से वो आई है, क्या लाइट रे वहां से वापस भी जा सकती है? हाँ, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दैट मींस अ लाइट रे कैन ट्रेवल बैक द सेम पाथ फ्रॉम व्हिच हैज अराइव्ड। मतलब अगर यहां से लाइट रे मूव करेगी तो वो वापस उसी पाथ को ट्रैक कर जाएगी, उसी पाथ पे मूव कर जाएगी, रिवर्स भी कर जाती है। क्लियर है? अब आता है कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहले समझेंगे इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल। जब हम बात करते हैं लाइट रेस की फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर जाने की बात करते हैं तो मीडियम क्लियर हो गया। अब मीडियम के साथ हमें ध्यान देना है, पहला एक फॉर्मुला आ रहा है, वो है v इज इक्वल टू f इंटू लेंथ, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मुला कब लगेगा? जब आपको स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट है आपके लिए वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, एंड लैम्डा का सिंबल किसके लिए है? वेवलेंथ। ये न्यूमेरिकल आपको बन सकता है, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल बन सकता है जिसमें कोई एक मिसिंग होगा, तीनों में से एक। ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। कोई दो वैल्यू दी रहेगी, कोई एक मिसिंग होगा। क्लियर है? इस चैप्टर के फॉर्मूले पे आगे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये भी एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर है? मतलब जिस भी मीडियम से हम कंपेयर कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास से कंपेयर कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है? ये फॉर्मुला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला है। इससे पहले भी मैंने फॉर्मुला दे दिया, इन दैट मीडियम। दो फॉर्मुले हो गए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एक है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों को डिवाइड कर देंगे या ये लगा देंगे। क्लियर है? सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये सी जो है वही है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और याद कर लीजिएगा, इसका नंबर आपको नहीं याद होगा तो इसका नंबर याद कर लीजिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है? एयर में भी अप्रॉक्सिमेटली यही नंबर है। ठीक है? 3 × 10⁸ एयर में लिखा हो तो एक ही है, और ये दैट मीडियम वो मीडियम है जिससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, और जो आंसर आएगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए फॉर्मुले पे। आइए अगला फॉर्मुला देखते हैं। अब इस चैप्टर में ध्यान ये भी देना है कि जब लाइट रे पास कर रही है, थोड़ा ध्यान से इस फिनोमेना को देखेंगे, इस फिनोमेना की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब लाइट रे पास कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो क्या होगा? तो लाइट रे जैसे ही डेंसर से रेयर जा रही है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। जरा एक डायग्राम देखिए, ये रही इंसिडेंट रे हमारी, ये रही इंसिडेंट रे। ठीक है? ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां लाइट रे क्या करेगी? मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल कर जाएगी। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया था। तो ये जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में ध्यान से देखिएगा, इसका नाम दे रहे हैं केस 1। इस केस में आप देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई इज लेस देन आर। आई किसके लिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर किसके लिए? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। केस 2, इसमें केस 2 आ जाएंगे तो क्या होगा? केस 2 आएंगे तो अगर लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रही है और
ध्यान से देखिएगा, और लाइट रे इस मीडियम को पार नहीं कर पा रही है, बल्कि वो लाइट रे क्या कर रही है, बिटवीन द मीडियम, क्या बिटवीन द मीडियम ही मूव कर जा रही है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मालूम चल गया, पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन परपेंडिकुलर है, R इज 90 डिग्री। तो ऐसे केस में सच एन इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ऐसा इंसिडेंस एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। सिंबॉलिकली लिख दिया आपके लिए, क्या याद करना है, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, मैं अभी आपसे फिर पूछने वाला हूं। क्या चीज, कि अगर इंसिडेंट रे मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो लाइट रे क्या कर जा रही है, मीडियम को क्रॉस नहीं कर पा रही है, बट बिटवीन द टू मीडियम्स मूव कर जा रही है। देखिए ध्यान से, लाइट रे क्या कर गई, उस रेयर मीडियम में गई नहीं, देखिए इसी पे मूव कर जा रही है, उसे समझ में आ रहा है क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। सच क्रिटिकल एंगल, हाँ, ऐसे इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल कोई और नहीं है, इस इंसिडेंस एंगल का ही नाम क्रिटिकल एंगल हो जाता है। सर कोई एग्जांपल? हाँ, क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर। आप मुझसे पूछेंगे क्रिटिकल एंगल, तो मैं कहूंगा क्रिटिकल एंगल याद कर लीजिए, किसकी जरूरत पड़ने वाली है, वाटर की। वाटर का क्रिटिकल एंगल है 49 डिग्री। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास याद कर लीजिए 42 डिग्री। ठीक है, वैसे डायमंड भी बता दूं तो 25 डिग्री है, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ग्लास का और वाटर का याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपके बहुत सारे ऑपरेटर्स बेस्ड हैं। जब आप आगे प्रिज्म करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्लास का 42 डिग्री और वाटर का 49 डिग्री। क्लियर है, ये क्रिटिकल एंगल आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, रूल नंबर 2 समझ में आ गया, केस नंबर 2 समझ में आ गया। केस नंबर 2 में आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल बन जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, केस 3 ध्यान से देखिएगा, जिसपे ढेर सारा क्वेश्चन आता है। क्या मैंने कहा, ढेर सारा क्वेश्चन आता है। अब फिर से देखिए, लाइट रे मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये रही वो लाइट रे। इस बार लाइट रे सेकंड मीडियम में न जाकर के बल्कि सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इस बार लाइट रे बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम पर, और इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्शन नहीं बोला, रिफ्लेक्शन, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। याद है, आप मिरर में जब देखते हैं तो रिफ्लेक्शन करते हैं, लाइट रे जाती है, टकराती है और वापस आ जाती है। और यहां पर क्या हो रहा है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये वाला आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें अनोखा क्या है सर, अरे भाई ये रेयर मीडियम पे लाइट जानी चाहिए थी ना, डेंसर से रेयर जानी चाहिए लाइट रे, वापस आ गई डेंसर मीडियम में। इसका फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है इस फिनोमेना का, थर्ड केस का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है इस केस में, इस केस में I एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखा, क्या पहली कंडीशन है, I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पिछली बार मैंने एग्जांपल दिया था, वाटर का क्रिटिकल एंगल है 49 डिग्री, तो अज्यूम करिए कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना जरूरी है। बहुत ध्यान से सुन लो, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको ये याद नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे कि लाइट रे किधर बेंड करेगी। अभी प्रिज्म बेस्ड डायग्राम्स करेंगे, इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी इस नियम की, इन रूल्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरा रूल क्या है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और तीसरा रूल है, लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी तो ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये तीन कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए। क्लियर है, हाँ, अभी इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, अभी मैं आपके साथ इसकी जरूरत बताने वाला हूं। यहां तक क्लियर है, क्रिटिकल एंगल वाला क्लियर हो गया कंसेप्ट, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर है, TIR क्लियर है। चलो अब इस पे बेस्ड प्रिज्म के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए पहले प्रिज्म समझते हैं। तो प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का लगता है। वैसे प्रिज्म में 5 ग्लास सरफेस होते हैं, सही सुन रहे हैं, 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती है और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। 5 सरफेस का मटेरियल होता है, और ये जो दिख रहा है आपको फेस है, इसे कहते हैं हम लोग, इस वाले फेस को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पे लाइट रे जब इंसिडेंट होती है हम कहते हैं इंसिडेंस रे, ये रही इंसिडेंट रे। और ये लाइट रे एक बार एंटर कर जाती है तो वो बेंड करती है। क्यों बेंड करती है, रूल पुराना है, क्योंकि लाइट रे जो है वो रेयर से आ रही है, रेयर एयर से आ रही है, ग्लास की तरफ जा रही है, तो इसलिए लाइट रे क्या करती है, बेंड कर जाती है, टुवर्ड्स द बेस बेंड करती है, इसकी तरफ। लाइट रे हमेशा इस बेस की तरफ बेंड करती है, तो लाइट रे बेंड कर जाती है। इस लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम है, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, RR, रिफ्रैक्टेड रे। और जो लाइट रे बाहर निकल रही है वो फिर बेंड कर जाती है, और इसका नाम होता है इमर्जेंट रे। ये लाइट रे अब डेंसर से रेयर की तरफ जा रही थी, तो ये नॉर्मल से दूर चले जाती है, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान दिया आपने, ध्यान दिया आपने। आपको ध्यान ये भी देना है कि यहां पर R1 छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन, और ये R2 ये 2 भी क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको क्या पता करना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कहां है, कहां है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये टॉप पर है, एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पर है। क्लियर। तो अगर एक इक्विलेटरल प्रिज्म ले लें, कौन सा प्रिज्म, इक्विलेटरल, मतलब 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है ना, तो यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर हमें निकालना हो कि सर एंगल ऑफ डेविएशन डायग्राम में कहां है, तो आप फिर से देख लीजिए, इस डायग्राम को फिर से देखिए। यहां लाइट रे इंसिडेंट रे है, और ये लाइट रे बन जाती है रिफ्रैक्टेड रे, और जब बेंड करके बाहर निकलती है बन जाती है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर दे, तो चलिए प्रोड्यूस कर दिया, और रिफ्रैक्टेड रे को भी, सॉरी, इमर्जेंट रे को भी प्रोड्यूस कर दे, तो इन दोनों के बीच में बनता है एंगल ऑफ डेविएशन, अर्थात बताता है हाउ मच द लाइट रे इज गोइंग टू बेंड, डिग्री ऑफ बेंडिंग बताता है ये डेविएशन। सिंबल है देखिए डेल्टा का, क्या है ये, एंगल ऑफ डेविएशन। किसके बीच में पाया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये रही हमारी इमर्जेंट रे, ये है हमारी इमर्जेंट रे, और ये है हमारी इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में है एंगल ऑफ डेविएशन। वेरी क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गया। इस पे एक रूल, जब हम बात करते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की, ध्यान से देखिए, सिंबल है ए, एंगल ऑफ डेविएशन सिंबल है डेल्टा, ये किसके बराबर होता है? इन दोनों का सम आई प्लस ई के बराबर होता है। हाँ, इस पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है। मैंने पहले कहा, ये चैप्टर आपको लगेगा कि सब याद करके चले जाएंगे, लिख देंगे, कुछ नंबर नहीं मिलने वाला है, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि सीधे 4 नंबर या 5 नंबर मिल जाएगा आपकी थ्योरी लिखने पे। थ्योरी नहीं आना है, कंसेप्ट आना है। आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, आपका बेस समझो। इसमें जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे बने हैं, हर एक एरो को पहचानिए, हर एक सिंबल को पहचानिए, हर एक डिग्री को पहचानिए। समझ क्या करना है? फिजिक्स इजी है, बट ओनली इज आपका कंसेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस पर लिख पाओगे। क्लियर? वो लॉन्ग आंसर्स को याद करके या रट करके, ठीक है, मदद करके लिखेंगे, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले नहीं है जहां पे एक साथ आपको नंबर मिलने वाला है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, बस यही आएगा इस पूरे चैप्टर से। बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए ध्यान से देखिए। क्या करेंगे? आपको 4 वैल्यूज दे दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? तो मैंने बता दिया, इसका सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा आई, और ये रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये रहा ई, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो 4 में से 3 वैल्यूज दे देगा और एक वैल्यू मिसिंग कर देगा, आप निकाल लेंगे। आइए एक कंडीशन और देखते हैं, कब होगा ऐसा कंडीशन कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं। एक प्रिज्म लिया, एंगल ऑफ डेविएशन तब मिनिमम होगा जब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, 3 रे तो क्लियर हो गई। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर ये पैरेलल टू द बेस हो जाती है, क्या लिखा मैंने? पहला कंडीशन, व्हेन रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, है ना? तो ये पहली कंडीशन है मिनिमम डेविएशन बनाने की। और क्या होगा? ध्यान से देखिए, यहां पर इंसिडेंस एंगल, ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंस एंगल विल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। ऐसे कंडीशन में यहां देखिए, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने बना दिया आपके लिए, ये रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस, जहां आई और ई दोनों इक्वल होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये 2 कंडीशन जब पूरी होगी तो क्या होगा? तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बनेगा। मैंने सिंबॉलिक लिख दिया डेल्टा मिन, हाँ, सिंबॉलिक लिख दिया डेल्टा मिन, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन सबसे स्मॉलेस्ट होगा। वैसे कब होता है मैं आपको दिखा भी देता हूं। हाँ, 2i माइनस ए होना चाहिए फॉर्मूला, गलती से मिस्टेक हो गया। आओ समझ गए? ये 2i क्या है? i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ले ले 48 डिग्री, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपने ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस एज 48 डिग्री, उस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 48 डिग्री रहता है। एंगल आई और एंगल ई का कंडीशन पूरा कर दिया मैंने। और यहां पे पुट करके देखिए, एक इक्विलेटरल प्रिज्म में जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसमें आप पुट करके देखिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको मिल जाएगा। आपको मिलेगा 2 × 48 माइनस 60, तो 2 × 48 हो गया 96 माइनस 60, सो योर आंसर इज 36 डिग्री। कब आएगा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम? क्लियर हो गया। कब आएगा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम? जब क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 48 होगा। क्लियर है? ये याद कर सकते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला याद हो गया आपको, कंडीशन याद हो गई। आइए अब ले चलता हूं प्रिज्म पे बेस्ड डायग्राम पे, जो कि आना ही है इस बार। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक इक्विलेटरल प्रिज्म की, जो आपने अभी तक देखा। आपने देखा कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, लाइट रे एंटर कर रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। तो ये लाइट रे जो एंटर कर रही है वो इंसिडेंस एंगल बना रही है, यहां से वो लाइट रे हल्की बेंट कर रही है टुवर्ड्स द बेस, और बाद में क्या हो जा रही है? वो बाहर इमर्जेंट रे बन जा रही है। क्लियर क्लियर क्लियर, ये तो मालूम था आपको, पक्का? अब केस चेंज ये है कि अगर लाइट रे इस इक्विलेटरल प्रिज्म में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, एंटर करे यहां से, तो क्या होगा? तो एक रूल है इसके लिए, वो रूल ये है कि जिस पोजीशन से लाइट रे आ रही है वहीं से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पकड़ लेती है। हाँ, ये लॉजिक फिर से सुनना मेरा। क्या मैंने कहा? ये एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक ऐसा प्रिज्म जिसमें ऑल एंगल्स आर 60 60 60। ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म समझ गया मतलब? तो इसका मतलब यहां पे सारे एंगल 60 60 60 होंगे, पक्का? तो ये जो लाइट रे एंटर कर रही है इस बार, वो कहां से आ रही है? देखिए, बेस से जा रही है। तो जब लाइट रे बेस से जा रही है, तो यहां पर आकर के जब वो टकराएगी तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी। सर आपको कैसे मालूम है 60 डिग्री आएगा? मैंने एक नियम बताया ना कि लाइट रे कहां से एंटर कर रही है? यहां से एंटर कर रही है, 60 के नजदीक से एंटर कर रही है, इसीलिए लाइट रे क्या करेगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 बनाएगी। अब मेरा रूल पूछने के लिए आ गया आपसे, मैंने कहा था तुमसे पूछूंगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो क्या होगा? याद रखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है, जो कि ये ग्लास का बना प्रिज्म है, और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। याद है? प्रिज्म ग्लास का मटेरियल बना होता है, तो 42 से तो ज्यादा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब है लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। यहां पर डेंसर मीडियम है, पक्की बात है, बाहर है रेयर मीडियम, ये भी सही बात है। तो लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है, हाँ जा रही है सर, कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरा कंडीशन क्या पूरी हो रही है? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, हाँ 60 डिग्री है। और तीसरा क्या कंडीशन है? ये लाइट रे बाहर जाएगी ही नहीं, बल्कि वो अंदर ही बेंट कर जाएगी और 60 डिग्री का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर्म करेगी। समझ गए? यहां पर I विल बिकम टू R, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रे मीडियम को पार ही नहीं कर पाएगी, याद है मेरी बात को? मीडियम को पार नहीं कर पाएगी। पर यहां जैसे लाइट रे आएगी, यहां पर लाइट रे क्या करेगी? फिर बेंट करेगी, ठीक है ना? यहां लाइट रे क्या करेगी? फिर बेंट कर जाएगी। ध्यान से समझ लीजिए, क्लियर है? ठीक है ना? अब आपको देखना है आगे। अब इसी को चेंज करेंगे, प्रिज्म चेंज करेंगे, आपको पहचानना है क्या होने वाला है और क्यों हो रहा है। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, इसका ध्यान रखना है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना है। 2 चीजों का ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक और प्रिज्म लेते हैं। इस बार प्रिज्म लिया हुआ है हमने
आइसोसिलिस, ये कौन सा प्रिज्म होता है सर? आइसोसिलिस प्रिज्म, आइसोसिलिस, हाँ ये रहा आइसोसिलिस प्रिज्म। इसमें खास बात क्या होती है, यहां एक राइट एंगल होता है और यहां पे है 45 डिग्री, यहां पर है 45 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट रे कहीं से एंटर करते हैं, आपको एरो बना के दे देगा और आपको कहेगा डायग्राम कंप्लीट करो। चलो लाइट रे अज्यूम करते हैं यहां से एंटर कर रही है, ये रही इंसिडेंट रे। जैसे ही आपको दे देगा कहेगा कंप्लीट द डायग्राम, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रे एंटर कर रही है, यहां तो देखिए कुछ होना नहीं है क्योंकि लाइट रे स्ट्रेट चली जाएगी। परपेंडिकुलर लाइट रे क्या करती है, रुकती नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री पर सीधे चली जाती है, ये रूल याद है ना, पहला रिफ्लेक्शन का रूल था। अगर परपेंडिकुलर होगी तो लाइट रे पार कर जाएगी। अब लाइट रे यहां जैसे ही इस मीडियम को स्ट्राइक करेगी, यहां पर 45 डिग्री, कौन सा डिग्री, 45 डिग्री फॉर्म करेगी, करेगी ना 45 डिग्री, याद करिए। और 45 डिग्री कैसा एंगल है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। देखिए क्रिटिकल एंगल कितना बताया था इसका, 42 डिग्री। अब क्या होगा, लाइट रे 45 डिग्री पर ही, कितने, 45 डिग्री पर ही बेंड कर जाएगी। तो यहां 45 डिग्री, यहां 45 डिग्री, ठीक है ना। इस केस में हो जाएगा फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया क्यों वापस अंदर आ गई लाइट रे, नीचे आ गई, पार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि इसमें हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट रे मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, अपनी मीडियम में आ जाती है। शर्त ये होनी चाहिए कि लाइट रे का इंसिडेंस एंगल बड़ा होना चाहिए, लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए, ये कंडीशन पूरी होगी तभी हो पाएगा। चलो और आगे देखते हैं, इसी डायग्राम को इसके बाद और एक्सप्लोर करते हैं। अब आते हैं कि अब ये वाला जो प्रिज्म है वो है एक राइट एंगल प्रिज्म जिसमें 60 30 90 डिग्री है। क्या है इस बार डिग्री में, एक तरफ है 30 डिग्री, एक तरफ है 60 डिग्री और इधर 90। तो ये राइट एंगल प्रिज्म तो है, पक्का है, ठीक है। बट ध्यान देने लायक बात क्या है, लाइट रे कहां से एंटर कर रही है, एरो कहां से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए अज्यूम करते हैं लाइट रे एंटर कर रही है यहां से, देखिए। तो जहां से लाइट रे एंटर कर रही है, मैंने कहा था एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लाइट रे एंटर कर रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। यहां पे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर यस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहीं से आ जाएगा। आपका आई 60 डिग्री होगा, हाँ या ना, अरे भाई होगा, बताया तो था कि कहां से लाइट रे एंटर कर रही है आपको देखना है, वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। जैसे ही आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया 60 डिग्री, अब आपने देख लिया कि इसका क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री होता है। अगेन कंडीशन पूरी हो रही है, कंडीशन क्या पूरी हो रही है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। देख लीजिए ग्लास के अंदर है आप, डेंसर है और बाहर क्या है, रेयर है। इस बार भी लाइट रे क्या करेगी, पार नहीं कर पाएगी, बल्कि सेम मीडियम में आ जाएगी। नहीं पार कर पाएगी लाइट रे, ऊपर जा ही नहीं पाएगी, समझ में आया ना क्यों। यहां लाइट रे फिर बेंड कर जाएगी और 60 डिग्री पर ही बेंड करेगी, क्योंकि इस केस में जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंगल आई विल बिकम टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री हो गया आर आपका। अब लाइट रे कहां पहुंच रही है, देखो ध्यान से। अब लाइट रे जहां पहुंच रही है, जिस सरफेस से पहुंच रही है, वहां पे क्या होने वाला है उसके साथ, यहां पे लाइट रे फिर डेंसर मीडियम पर है और उसको जाना है रेयर की तरफ। पर यहां पर जो वो एंगल बनाएगी वो 60 नहीं होगा। कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों सर 30 डिग्री क्यों होगा, देखो लाइट रे किसके नजदीक है, इस 30 डिग्री के नजदीक है। यहां पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और जब 30 डिग्री होगा तो इसका मतलब है ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन करेगी। नॉर्मल रिफ्लेक्शन का क्या रूल है, व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या करती है, डी टू आर मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे ऐसे चले जाएगी नॉर्मल, ये रहा हमारा, देखिए नॉर्मल से दूर चले गई। क्लियर है, समझ में आ गया पक्का। यहां देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगा और यहां पे लगा, यहां पे क्या लगा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन लगा। एक केस और बताऊंगा और फिर चलेंगे ढेर सारे ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस देखने जो शायद आपने अभी तक सॉल्व नहीं किए थे। हाँ, आप ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करिए, आपके पूरे पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए एक और समझते हैं कंसेप्ट। अगर एक लाइट रे, ठीक है, एक ऐसे ग्लास ब्लॉक से मूव करते हुए जा रही है, ये रहा एक ग्लास ब्लॉक, मतलब डेंसर मीडियम, ग्लास हो गया तो डेंसर हो गया। अब लाइट रे इस डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है और यहां पर इस डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट रे जो है इसका एंगल है 42 डिग्री। क्या मैंने एंगल लिखा, ग्लास बता दिया, पहली चीज सरफेस का नाम ग्लास है और मैंने बता दिया इंसिडेंट रे मेरा कितना है, 42 डिग्री है। तो आप कहेगा डायग्राम कंप्लीट करो। आप क्या समझ गए, क्योंकि ग्लास की बात कर रहे हैं, ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। उस केस में लाइट रे क्या करेगी, सरफेस को पार ही नहीं कर पाएगी, बल्कि ऑन द मीडियन ऑफ द टू सरफेस, एट द मिडिल ऑफ द टू सेपरेटिंग सरफेस पे ही लाइट रे मुड़ जाएगी। मतलब यहां पर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री फॉर्म कर जाएगी। काम खत्म। सोचो, जो मैं कह रहा हूं उसको आपको सोचना पड़ेगा, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझना है और कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। आप ऐसे ही आंसर बना लोगे, थोड़ा सा बस आंखें खुली रखो, कंसेप्ट को ध्यान दो, एकदम आपको आ जाएगा। जब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की तो बात करते हैं बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब लेंस की बात करते हैं तो लेंस ग्लास का बना होता है और इसमें भी लाइट रे क्या करती है, आती है और बेंड कर जाती है, क्योंकि एयर से आ रही है ग्लास की तरफ तो लाइट रे जरूर बेंड करेगी। और आप तो देखे ही हैं कि आपके पास ग्लासेस हैं या आपके पेरेंट्स के पास स्पेक्स है, तो उसमें क्या लगा हुआ है, लेंस। जरा अपने मोबाइल की स्क्रीन को बैक करके देखो, क्या लगा हुआ है, लेंस। तभी तो आप जूम इन जूम आउट कर पा रहे हैं। तो लेंस बड़े कमाल की चीज है। आइए समझते हैं इसी लेंस से रिलेटेड फॉर्मुलेस पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, दो लेंस हैं और ये पहला लेंस कॉन्वेक्स लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें आती हुई लाइट रे हमेशा एक पॉइंट पर आकर के मीट कर जाएगी, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग। तो लेंस के कुछ पार्ट्स देख लीजिए,
आपने देखा लेंस में है सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस के एकदम बीचों बीच पे है, और O से लेकर के F तक का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी O टू F। और O से C क्या है? O से C है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस एक्चुअली फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, मतलब अगर हमने सर्कल बनाया ये वाला, जैसे ये एक सर्कल का पार्ट है, तो इस C पे आर्क करके काटा गया है, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मुझसे पूछेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है, तो मैं कहूंगा R इज इक्वल टू 2F। ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पे आ जाएगा। R है आपका रेडियस, तो रेडियस अगर है 10 तो आपका फोकल लेंथ हो जाएगा 5, या वाइस वर्सा कर दीजिए, आपको फोकल लेंथ बता देते हैं 5 तो रेडियस इसका डबल हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब इस तरफ भी क्या होगा, ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। हो सकता है आपकी बुक में यहां पर C ना लिखा हो, 2F लिखा हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहा कन्वर्जिंग? क्योंकि इसमें लाइट रे आकर स्ट्राइक करने के बाद मीट एट अ पॉइंट करेगी, एक्चुअली लाइट रे मीट करेगी, इसीलिए ये रियल इमेज फॉर्म करता है। तो दोनों नाम याद होना चाहिए आपको, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? कैसी इमेज फॉर्म करेगा, आइए इसकी नेचर ऑफ इमेज को भी समझ ले बिना ड्रॉ किए। बेसिकली ये रियल इमेज फॉर्म करता है। और कैसी इमेज फॉर्म करता है? रियल। तो जब भी इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। फिक्स है, याद कर लो दिमाग में। रियल है तो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब सीधी नहीं, उल्टा। ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है बेसिकली, नॉट ऑलवेज। मैंने कहा बेसिकली, साइज ऑफ इमेज चेंज होती रहती है। ठीक है, इसलिए साइज फिक्स नहीं है, पर ये दोनों फैक्टर फिक्स है। कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी होगी। अब आता है टॉपिक, सर रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, क्या कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है? बनाता है, सिर्फ एक केस में। कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में होता है, इस पोजीशन पे, एक ही केस में। That means a convex lens forms only in one case forms virtual image। और कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में होता है। चलिए, ये बातें तो कॉमन बातें थी, आपको पता होनी चाहिए थी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्वेक्स के बाद अगला लेंस जो है वो है डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस। अब सोचिए, जिसको दूर का नहीं दिखता है, तो दूर का देखने के लिए यूज करेंगे किसका? इस लेंस का। अगेन डाइवर्ज है, मतलब होता है कि यहां पर जो इमेज है वो डाइवर्ज मतलब होता है स्प्रेड अपार्ट नजर आती है। मतलब एक लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दी जाए तो वो क्या करेगी? मूव अवे कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें लाइट रे अपीयर टू मीट करती है। ध्यान से सुनिएगा, अपीयर टू मीट करती है, एक्चुअली मीट नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए इसकी इमेजेस हमेशा वर्चुअल होती हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स समझ लीजिए। क्या नाम बताया इसका? पहला, इसका नाम है कॉनकेव लेंस। दूसरा नाम क्या बोला? डाइवर्ज करना। मैंने कहा था डाइवर्जिंग इसलिए नाम है कि मूव अवे कर जाना। जब आप स्कूल से घर लौट रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? एक स्पॉट से अलग 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 घरों पे चले जाते हैं। क्यों? सबके घर अलग अलग हैं, अलग अलग कॉलोनीज में हैं, तो डाइवर्ज हो गए कि नहीं हो गए? वैसे इसमें भी होता है। तो जब आप एक पॉइंट से अलग अलग स्पेस में चले जाते हैं, दैट इज डाइवर्जिंग। ये भी यही करता है। और क्या खास बात है? मैंने कहा इसकी डाइवर्जिंग लेंस की खास बात क्या है कि इसकी सारी इमेज, यस ऑल इमेजेस, इसकी ऑल इमेजेस वर्चुअल होंगी, ऑल इमेज इरेक्ट होगी। इरेक्ट को अपराइट भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। और सारी इमेज डिमिनिश होगी। डिमिनिश का मतलब होता है इमेज की साइज छोटी होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा इसका भी जान लीजिएगा कि इसमें जो यू है, सर यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को यू से समझाया जाता है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज से हमेशा बड़ा होता है। या ऐसा कहें कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर है और इमेज ऑप्टिकल सेंटर के पास है। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात। और हाइट की बात करें तो हाइट का भी यही रूल अप्लाई इसमें होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी, इमेज कम होगी। बेसिक चीजें पता चल गई इस दोनों लेंस के बारे में। आइए अब इन दोनों लेंस से जुड़े साइन कन्वेंशन को समझते हैं। साइन कन्वेंशन, इसके लिए आपको पहले आना चाहिए ये कार्टेशियन प्लेन। हाँ, आपने ये ग्राफ पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने ग्राफ पेपर में ऐसा बनाना सीखा था। इस ग्राफ पेपर में आपने ये प्लस बना दिया बड़ा सा। ठीक है, याद होगा। यहां पर है एक्स एक्सिस जो कि है हॉरिजॉन्टल, है ना, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन है और लेफ्ट साइड, लेफ्ट बोला क्या? नहीं, राइट साइड जा रहे हैं। करेक्ट, इधर जाते हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव है ना। यहां पे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और इसका रिवर्स कर दीजिए, लेफ्ट साइड जाएंगे तो इसके नंबर हैं नेगेटिव। क्लियर? सही है ना? ये तो रूल मालूम था आपको। अब इसी का वाई एक्सिस का रूल भी देख लीजिए। वाई एक्सिस में जो कि वर्टिकल लाइन है, कैसा है? ऊपर की तरफ क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो 1 2 3 पॉजिटिव में, और नीचे आ जाएंगे तो -1 -2 -3। क्लियर है? ये तो आप कहेंगे हमें पता था। हाँ, आपने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। अब इसी को क्या करना है? यूज करना है अपनी साइन कन्वेंशन को जानने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में बैठानी है, वो ये कि जब भी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये रियल इमेज फॉर्म करता है। कैसी इमेज फॉर्म करता है? रियल। और रियल इमेज पॉजिटिव होती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। कैसे होती है रियल? रियल इमेज जब भी आएगा तो पॉजिटिव होती है। और इसका उल्टा कर देते हैं, जब भी बात करेंगे हम कॉनकेव लेंस की, डाइवर्जिंग लेंस की, इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल होगी और वर्चुअल इमेज का सिंबल होगा नेगेटिव। याद रखेंगे, ये कॉमन चीजें दिमाग में रखनी है। अब इसी को उसमें प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, सारे साइंस आप एक ही डायग्राम से समझ जाएंगे। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में जो हमको यूज करना है VUF, 3 टर्म चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं आपके लिए एक लेंस। मैंने ड्रॉ कर दी आपके लिए एक कॉन्वेक्स लेंस। हो गए ड्रॉ कॉन्वेक्स लेंस? चलिए, एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दी समझाने के लिए। ऑब्जेक्ट ऑलवेज इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड। कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को? हमेशा लेफ्ट साइड में। याद रख लीजिए, मतलब जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो इस साइड होगा। ठीक है,
ऑब्जेक्ट कहां होगा? हमेशा यहां होगा। अज्यूम करते हैं, चलिए अब नंबर थोड़ा हटा देते हैं आपको लिए। अज्यूम करते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये रहा एफ और ये रहा सी। ऑब्जेक्ट है एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं, नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं ओ से। इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ध्यान से देखिए किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कहते हैं यू, एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है, इससे पता चल गया आपको। ठीक है, एक्स बार से। जबकि राइट हैंड साइड होगा तो इस साइड होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये रहा ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको एच ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपली बड़े ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों सिंबल आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको मैंने ए बी नाम दिया है। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी। अब इमेज कहां बनती है? यूजुअली इमेज इसकी इस तरफ बनती है, क्योंकि रियल इमेज होती है, इसीलिए इसकी इमेज इस तरफ बनती है। यहां इमेज इस तरफ बनती है। ठीक है ना? तो जब इमेज यहां बनती है, आइए मैं थोड़ा सा इमेज भी कंप्लीट कर दूं। इमेज अगर यहां बनती है तो इमेज यहां बन रही है, तो इमेज जो बन रही है वो रियल इमेज है, क्योंकि लाइंस के एक्चुअली इंटरसेक्ट होने से, लाइंस के मिलने से इमेज बन रही है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रियल। और मैंने कहा जब रियल होगी तो इन्वर्टेड तो होगी। देख लीजिए, ये है आपकी इमेज ए डैश बी डैश। आप साफ साफ देख पा रहे हैं इमेज कैसी है। ठीक है, तो इमेज की दूरी, इमेज के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, इमेज के डिस्टेंस को वी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा सिंबल लगाएंगे? वी। कहां से नापना है? यस, इस सेंटर लाइन से नापना है आपको। ठीक है, या आप कह सकते हैं ओ से नापना है इसका। इस डिस्टेंस को कहते हैं वी, सिंबॉलिकली वी कहते हैं, और वी आपका प्लस में है। क्यों प्लस में है? क्योंकि आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं। देख लीजिए, राइट हैंड जा रहे हैं, प्लस की साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, प्लस की साइड जा रहे हैं। और ये देखिए, आपने देखा इसमें, इसे कहते हैं हाइट ऑफ द इमेज। सिंबॉलिकली h1 लिख सकते हैं या आई का सिंबल लगा सकते हैं, और ये भी नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव है? देखिए डाउनवर्ड जा रहे हैं, वाई एक्सिस में जब आप नीचे जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। याद है आपको? तो आपको पता चल गया सिंबल्स किसकी क्या है। लिखूं एक जगह आपके लिए सारी सिंबल्स। देखिए मैं ऐसे याद करा देता हूं आपको, ये याद करने के कर रहे हैं। देखिए जब आप बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस चल रहा है, तो आपको पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है एक जगह याद कर लेना है। तो पॉजिटिव में क्या है पहले याद कर लीजिए। पॉजिटिव में आपके पास है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए सिंबल लगा देते हैं एच ओ या आई। और पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है इसके पास बी, बाकी सब नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चीजें कम है। देख लीजिए, दो चीज पॉजिटिव है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखा पॉजिटिव है, और बी दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज क्या है? पॉजिटिव है। और बाकी सब चीजें क्या है? नेगेटिव है। वी क्या है? नेगेटिव है। हाँ, वी क्या है? बी बोला मैंने, नहीं सॉरी, यू क्या है? नेगेटिव। और नेगेटिव क्या है? हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव। हाइट ऑफ द इमेज सिंबॉलिकली लिखेंगे एच आई। हाँ, यहां पे तो हाइट ऑफ द इमेज का सिंबल होना चाहिए ओ। और क्या नेगेटिव है? एक और चीज नेगेटिव है इसकी, हाँ फोकस की बात करते हैं। इसका फोकस क्या है? तो मैंने कहा था, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस रियल फोकस होता है। क्या? रियल फोकस होता है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली इसमें आके मीट करती है। यहां पे लाइट रेज आके मीट करती है, सारी लाइट रेज इस पॉइंट पे आके मीट करती है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब तो नहीं बोलोगे पक्का? अब नहीं बोलोगे ऐसे डायग्राम से। ये फोकस है इसका, और फोकस कहां है? राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड प्लस होता है, तो इसका फोकस भी प्लस होगा। अब याद करोगे सारा क्या क्या प्लस रहता है, क्या क्या माइनस रहता है, पक्का याद हो गया? ये है कॉन्वेक्स लेंस का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ द इमेज प्लस फोकल लेंथ प्लस, और बाकी वी यू माइनस आई इमेज माइनस। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ जाए, दूसरे डायग्राम पे आ जाए। अब आपके पास दूसरा डायग्राम आ रहा है, और ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम है आपके लिए अब कॉनकेव हो गया, सॉरी कॉन्वेक्स हो गया। अब कॉनकेव की बात करते हैं। अगेन फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा आपके लिए कार्टेशियन प्लेन। ये रहा कार्टेशियन प्लेन इस बार फिर से। ठीक है, अब सिंबॉलिकली आप समझ गए कहां प्लस है कहां माइनस है, बताने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस। ये रहा आपका लेंस, बना दी मैंने बड़ा सा लेंस आपके लिए। ये है आपके पास कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा प्लेस होगा कहां पर? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस होगा। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। कहां पर? लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। ठीक है, जो कि हमने प्लेस करना है इधर। चलिए ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं, लेट्स अज्यूम सी पर। नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का ए बी। दिख रहा है ऑब्जेक्ट कहां रखा? सी पर। क्या होना है इसमें फिक्स है, आप जानते हैं कि इसकी इमेज डिमिनिश होगी, वर्चुअल होगी, और जब वर्चुअल है तो इरेक्ट। याद रख लो, ठीक है, वर्चुअल तो इरेक्ट है कंफर्म। और इसका फोकस रियल नहीं है। क्यों? मैंने बताया था, क्योंकि लाइट रे लगता है, अपीयर करती है कि वहां से आ रही है, एक्चुअली होती नहीं है। तो पहली लाइट रे देखिए सीधी जा रही होती है, जैसे ही वो क्या करती है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में आती है, वो मूव अवे कर जाती है, मूव अवे कर जाती है, और ऐसा लगता है कि वो इस फोकस से डाइवर्ज हो रही है। देखिए डॉटेड लाइन क्या शो करती है? यही बताती है कि ये वर्चुअल है। ठीक है, एक्चुअली में लाइट रे क्या हो गई है? मूव अवे कर रही है, लेंस पे स्ट्रेट आकर के, पैरेलल आकर के प्रिंसिपल एक्सिस से फैल गई है। और दूसरी लाइट रे क्या करेगी? सेकंड लाइट रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर पे मीट करेगी, और रिमेन्स अनडेविएटेड हो जाएगी, पास थ्रू कर जाएगी विदाउट एनी बेंडिंग। तो आपकी इमेज हमेशा ऑलवेज, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, सही कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपकी इमेज हमेशा यहां बनेगी, जहां मैंने दिखाया है वहीं बनेगी, और इमेज हमेशा छोटी बनेगी। यही मैंने बताया था आपको। आइए अब यहां पर बात करते हैं प्लस और माइनस साइन की। तो क्या प्लस है क्या माइनस है, आइए इसमें समझते हैं। अगेन यू माइनस होगा इसका, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस होगा। अब आप देखिए वी भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसका वी ये है, इमेज ये है, इस डिस्टेंस को कहते हैं वी, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो वी भी माइनस में हो गया। इसका एफ भी माइनस है, क्योंकि ये वाला फोकस कंसीडर करना है, ये वाला फोकस कंसीडर नहीं करना है, वर्चुअल माइनस होता है।
तो इसका फोकस भी माइनस में। सर ये तो बड़ा आसान है, माइनस माइनस माइनस, नहीं प्लस भी है कुछ। क्या प्लस में है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस में है। यहां से देखिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस में है, हाइट ऑफ द इमेज भी प्लस में है। ठीक है, सिंबॉलिकली मैंने लिख दिया ओ और आई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए ओ लगा दिया और इमेज के लिए आई लगा दिया। क्लियर है? अब साइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, साइन मिस्टेक होगी आंसर में मिस्टेक हो जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला के लिए लगाना कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये ध्यान देना है, v u और f का सिंबल साइन आपको लेंस के बेसिस पे चेंज करना है। ये माइनस साइन तो लेंस फॉर्मूला की है, ठीक है, ये तो लेंस फॉर्मूला है ही, आपको साइन अब उनके हिसाब से चेंज भी करनी है। क्लियर? जैसा लेंस होगा वैसा आप कर देंगे। स्टार्ट करें, इस पे बेस न्यूमेरिकल देखें। नहीं, एक टॉपिक और बच जाता है न्यूमेरिकल से पहले, वो है मैग्निफिकेशन, या कई बार बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कहता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट किसकी? इमेज की और ऑब्जेक्ट की डिवाइड कर दो, जो रेशियो आएगा वो मैग्निफिकेशन होगा। या आप अगेन कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों केस में इमेज ऊपर है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तब भी ऊपर है। ठीक है, इमेज की और ऑब्जेक्ट की क्या है? डिस्टेंस नीचे है। क्लियर है? हाइट ऑफ द इमेज तो लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ द इमेज और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला क्या है पावर का? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। हाँ, जो मैंने कहा वो मैंने लिख दिया। तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब आपके पास फोकल लेंथ है, अगर सेंटीमीटर में है आप उसको मीटर में चेंज कर दीजिए और 1/, कर दीजिए। नहीं समझ में आया? और एग्जांपल देते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपके पास है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो मुझे इसका निकालना है पावर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले मीटर में चेंज करो, क्योंकि लिखा है ना पावर फोकल लेंथ इन मीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे कैसे? F इज इक्वल टू 20/100। हाँ, आप इसको कर सकते हैं 1/5, है ना, 1/5 आ जाएगा, आप पुट कर दीजिए। सो 1/1/5, सो 5 ऊपर आ गया, आपका पावर है 5। क्या 5D, सिंबॉलिकली D इज अ डायोप्टर, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ द पावर। ठीक है, तो आप समझ गए? अच्छा, किसी को पॉजिटिव का चश्मा लगा है तो समझ जाइए उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा है। कॉन्वेक्स लेंस समझ गया ना? पास के देखने के लिए लगने वाला चश्मा, जिसको पास का नहीं दिख रहा था उसके लिए, ठीक है, और दूर के देखने वालों के लिए नेगेटिव। याद रखेंगे? चलिए, अब आपको एक न्यूमेरिकल करने के साथ साथ इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, यस, ये मत सोचिए सिर्फ प्रॉब्लम आएगी न्यूमेरिकल, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आने वाले हैं, जिसमें आपको रे डायग्राम आना चाहिए, रे डायग्राम के रूल्स आने चाहिए, क्योंकि रे डायग्राम इनकम्प्लीट करके भी दे सकता है, और साथ में आने वाले हैं ये न्यूमेरिकल वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। हाँ, अगर पार्टिकल ऑफ मीडियम अगर नियर बाय होंगे, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, देखिए पार्टिकल ऑफ मीडियम बहुत पास होंगे और बहुत स्प्रेडेड भी हो सकते हैं, ऐसा होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो जहां पार्टिकल ऑफ मीडियम बहुत क्लोज होते हैं हम इसे कहते हैं पास है, हम कहते हैं कंप्रेस्ड है, कंप्रेस है पार्टिकल्स, और जहां पार्टिकल ऑफ मीडियम दूर दूर है हम कहते हैं रेयर है। ठीक है, फिर देखिए फिर कंप्रेशन आ गया, तो इस सक्सेसिव कंप्रेशन या सक्सेसिव रेयरफेक्शंस के बीच की दूरी, हाँ सक्सेसिव कंप्रेशंस यहां पर रहा, रेयरफेक्शन, दोनों इनकी दूरी को कहते हैं हम लोग वेव लेंथ। वेव लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ वन वेव, आप ऐसे भी कह सकते हैं, और वेव लेंथ का सिंबल है ये लैम्डा, और इसको मेजर करते हैं, यूनिट क्या है? मीटर में। अब आता है टर्म फ्रीक्वेंसी, बहुत बार आएगा ये टर्म। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी को जब मेजर करेंगे तो यूनिट है हर्ट्ज, HERTZ, आप इसको पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। हाँ, हर्ट्ज या पर सेकेंड, हर्ट्ज वैसे वो साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम से ये पर सेकेंड शब्द को रखा गया है। और क्या जरूरत पड़ती है? आता है वर्ड वेव वेलोसिटी। क्या चीज आता है? V स्टैंड्स फॉर वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हाँ, ये फॉर्मूला है वेव वेलोसिटी का, और वेव वेलोसिटी किसमें आएगी? वेव वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। जी, वेव वेलोसिटी V का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको एक पहला फॉर्मूला मैंने दे दिया, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेव वेलोसिटी इज दी वाइब्रेशन, कह सकते हैं कि वेव का डिस्टेंस पर सेकंड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज अ वेव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस के लिए यूज किया क्या? लैम्डा का सिंबल मैंने, हाँ लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ये जो लैम्डा मैंने बनाया है, हाँ लग रहा है वाई को उल्टा करके रख दिया है, हाँ वही है, वाई को पलट करके रख दिया है, वेव लेंथ का सिंबल है ये, वेव की लेंथ। और क्योंकि मैंने कहा साउंड में जो वेव्स होती हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती हैं, हाँ एयर में। और ये तो हो गया पहला फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए, जिसपे बेस न्यूमेरिकल बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला बताएंगे, उसके पीछे का कंसेप्ट बताएंगे, उसमें यूज होने वाले एसआई यूनिट्स बताएंगे, और इसी पे बेस्ड आपके साथ पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे। आइए अब और बढ़ते हैं। तो क्या वेव्स सिर्फ लॉन्जिट्यूडनल होती है? नहीं, वेव्स ट्रांसफर भी होती हैं। ट्रांसफर वेव कैसी होती हैं? ट्रांसफर वेव होती है, यस, ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्या कर दिया है, सामने एक डोर बांध दी है और उस डोर को क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। हाँ, कोई रस्सी बांधी है, मान लीजिए कहीं विंडो पे बांधी है, और ऐसे रस्सी को पुल कर रहे हैं, तो रस्सी ऐसे ऐसे करते हुए, हाँ जिगजैग करते हुए लगता है जाती है, और इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ मीडियम कहां जाता हुआ नजर आता है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव की डायरेक्शन में 90 डिग्री में पार्टिकल ऑफ द मीडियम जब चला जाए तो हम इसे कहते हैं, हाँ लग रहा है मछली याद आ रही है आपको, हाँ वेल मछली कहीं देखा होगा आपने, यस, तो वो लॉन्जिट्यूडनल वेव बना रही है। तो ये मीडियन की लाइन है, हाँ सेंटर लाइन जो है, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम जब ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं
तो ये बना रहे हैं टॉप में क्रेस्ट, सॉरी टॉप में बना रहे हैं क्रेस्ट, ये रहा मैंने लिख दिया क्रेस्ट, और बॉटम में बना रहे हैं ट्रफ। ये जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है वेव का वो ट्रफ, और दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के डिस्टेंस को कहते हैं वेव लेंथ। ये रही वेव लेंथ, यहां भी है वेव लेंथ और यहां पर भी वेव लेंथ। तो सक्सेसिव क्रेस्ट हो या ट्रफ हो, हाँ मैंने वेव लेंथ का सिंबल बना दिया लैम्डा, ये है। तो अब ये तो हो गई ट्रांसवर्स वेव्स। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि वेव जब बन रही है, हाँ वेव वेलोसिटी जब हो रही है, तो क्या होगा अगर वेव के साथ साउंड के बारे में जाने, साउंड के यस अलग अलग फीचर्स इन वेव्स के थ्रू, इन वेव्स फॉर्म्स के थ्रू जाने। सबसे पहले देखते हैं, हाँ सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक सिंगल स्ट्रिंग है, मैं दिखाऊं आपको, हाँ ये एक सोचिए इमेजिन करिए, ये एक सिंगल सी स्ट्रिंग है, हाँ मैं थोड़ा पास करके दिखा रहा हूं, जरा इसको देखिए तो स्ट्रिंग को, हाँ मैं थोड़ा तार को ना क्लियर कर रहा था। लेट्स अज्यूम करिए ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, दिख रही है। तो अगर ये एक सिंगल स्ट्रिंग है और उसको बीच से प्लग कर दें, हाँ कहीं बीच से सेंटर से प्लग कर दें, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये बीच से क्या करते वाइब्रेट करते नजर आएगी। हाँ सेंटर से प्लग करेंगे तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई बॉडी, कोई स्ट्रिंग जिसको हम सेंटर से यहां बीच से प्लग कर रहे हैं, तो वो आपको ऐसे और ऐसे, मतलब एक बार वो क्या होगी, वेव ऊपर जाएगी और एक बार वेव नीचे आएगी। तो जब प्लग्ड फ्रॉम द सेंटर करते हैं, क्या चीज, प्लग्ड फ्रॉम मिडिल या सेंटर करते हैं, तो ये जो डायरेक्शन ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, ये जो जाता हुआ नजर आ रहा है, यही एक सिंगल वेव है जो आपको ऊपर और नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है, मीडियन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ और फिर नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। दिस कॉजेस क्या, इसे कहते हैं प्रिंसिपल नोट, हाँ इसे कहते हैं प्रिंसिपल टोन या नोट। ये प्रिंसिपल है, फर्स्ट टोन है, इसमें क्या हो रहा है, लेंथ फिक्स्ड है बॉडी का। यस ये जो स्ट्रिंग दिख रही है इसका लेंथ तो फिक्स है, और इसमें जो आप देख पा रहे हैं वाइब्रेशन होता हुआ एक सिंगल वाइब्रेशन हो रहा है। आइए मिडिल वाला तो हो गया। अगर इस बॉडी को, इसी को क्या करें, प्लग करें, और प्लग करें 1/4 डिस्टेंस से, कहां से प्लग करें, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। 1/4 मतलब होता है कि अब आपके पास बॉडी कहां से प्लग होगी, यहां से प्लग होगी, इससे प्लग होगी यहां से। तो क्या होगा, ये दो वाइब्रेशंस बनेंगे। हाँ कैसे दिखेंगे, दो फ्रीक्वेंसीज होते हुए दिखाई देंगे। कैसे, ये दो लूप दिखाई देंगे, आप अब देख पा रहे हैं। पहला बना था एक सिंगल लूप दिखाई दिया आपको, हमने कहा प्रिंसिपल टोन है, इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन या फर्स्ट सब्सिडियरी नोट। प्रिंसिपल नहीं है, क्या नाम है, सब्सिडियरी है, फर्स्ट सब्सिडियरी, या मैंने कहा दूसरा क्या नाम दिया, मैंने दिया आपको ओवरटोन नाम दिया। ठीक है, इसमें कहां से प्लग कर रहे हैं, 1/4। सर 1/4 कैसे आ रहा है, आप ये सोचेंगे, सोचिए इमेजिन करिए, फिर से तार देखिए तो, हाँ लेट्स अज्यूम करिए थ्रेड देखिए, लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है, आपने जब बीच से प्लग किया होगा, हाँ सोचिए इमेजिन करिए बीच से प्लग किया होगा, तो ये बीच से तो प्लग हो रही थी, अब मैंने उसका भी हाफ कर दिया, तब ये दो जगह से प्लग हो रही है ना, एक यहां से प्लग हो रही है और एक इस एंड से भी प्लग मूव हो रही है। तो इसका मतलब है अब दो वो वाइब्रेशन पैदा कर रही है, पहला लूप और ये दूसरा लूप, दो लूप पैदा कर रही है। समझ गए, ऐसा कब हो पाएगा, जब आप 1/4 से प्लग करेंगे। 1/4 कैसे आया, पहला प्लग आपने हाफ से किया था, अब उस हाफ का भी हाफ कर दो, हाफ का हाफ कर दो, तो आपका बन जाएगा क्या, 1/4। तो अगर 1/4 से प्लग करेंगे तो ये दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज बनाएंगी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 2f हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 1 ही रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही रहेगी, और इसमें फ्रीक्वेंसी इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आइए एक और केस दिखा दें इसी डायग्राम में, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, और हम आपको भी इसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो ये वाले न्यूमेरिकल आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। इनकेस अगर वाइब्रेशन क्या हो, 1/6 से प्लग किया जाए, 1/6 में क्या हो जाएगा, देखिए 1/6 करते ही 3 लूप प्रोड्यूस करेगा, एक नहीं, दो नहीं, 3 लूप। देखिए 3 लूप बनते हुए नजर आ रहे होंगे। तो यहां पर जितने लूप, 1 2 3, इसे कहते हैं सेकेंड या सेकेंडरी नोट। ठीक है, ये सेकेंड सब्सिडरी है या ओवरटोन है, जो बोलिए बात एक ही है। ठीक है, सेकेंड सब्सिडरी या सेकेंड ओवरटोन। इसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे पूछेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी, और इसकी वेवलेंथ, यस इसकी वेवलेंथ 1/3 हो जाएगी। चलिए समझ में आ गया होगा आपको कि फ्रीक्वेंसी 3 क्यों है, क्योंकि बॉडी को कहां से प्लग किया गया है, प्लग्ड मतलब बीच से क्या कर दिया गया है, 1/6 से, कहां से 1/6 से इसको प्लग किया गया होगा, तो ऐसा आ रहा होगा। अब चौथा और आखिरी भी देख लीजिए स्टेज, चौथा और आखिरी में क्या होने वाला है, देखिए लास्ट में देख लीजिए। सोचिए ये दो प्लेसेस है जहां पे एक फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग को लगाया गया है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। ये दो प्लेसेस जहां पे इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया गया स्ट्रिंग को। हाँ इमेजिन करिए, और क्या कर रहे हैं, अब 1/8, क्या मैंने वर्ड बोला, टर्म यूज किया, 1/8 से प्लग करेंगे, 1/8 से प्लग करेंगे तो आपको दिखेगा ऐसा 4 लूप बनता हुआ। देखिए 4 लूप आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब इसके जितने लूप उतनी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज 4f। अब आप
देखेंगे ये ऐसा तब पॉसिबल हो पाएगा व्हेन इट इज प्लग्ड, व्हेन दिस स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट 1/8। कहां से? 1/8 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ पे प्लग किया गया होगा तो आ गया होगा। आई होप चारों चीज क्लियर हो गई होगी। आइए इन चारों को एक साथ एक जगह स्क्रीन पे आपको दिखा दें। हाँ, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है, इसीलिए थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे ये चारों आपको दिखाई देता रहेगा। तो सबसे पहला फिर से आते हैं, सबसे पहला आप स्क्रीन पे डायग्राम देखें तो आपको दिखेगा प्रिंसिपल नोड, जिसे हमने कहा पहला वाइब्रेशन जब मिडिल से करेंगे। ये कहां से प्लग कर रहे थे? प्लग्ड फ्रॉम द मिडिल, या प्लग्ड फ्रॉम हाफ द डिस्टेंस, प्लग्ड फ्रॉम हाफ, ठीक है, हाफ से प्लग किया था तो ये आ गया था। और इसका लेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1, लेट्स, ये रही फ्रीक्वेंसी 1, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? इसका वेवलेंथ है लेट्स से L। हाँ, इसका वेवलेंथ है लेट्स से L। अब इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का वेवलेंथ क्या हो जाएगा? इसकी वेवलेंथ रिड्यूस होती जाएगी। हाँ, इसकी वेवलेंथ, सेकंड वाले की वेवलेंथ देखेंगे L/2 होती जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे टोटल लेंथ जो है वो हाफ में डिवाइड हो गई है। हाँ, मैंने कहा था प्लग्ड फ्रॉम दी 1/4 करना है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? अपॉन 2 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ 1/3 हो जाएगी, दैट मींस L/3 हो जाएगी। एंड लास्ट, सबसे लास्ट में आएगा L/4। यही है 4 जो आपने डायग्राम देखने हैं। हाँ, 4 आपको देखेंगे। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? सबसे लास्ट वाले की। फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट लास्ट वाले की, पर सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है? लास्ट वाले की। और फर्स्ट को देखिए, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आपने देखा लास्ट में है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी इसी की है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। और इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी वेवलेंथ इसी के पास है। प्लग कहां से किया गया? हाफ से किया गया। आई होप क्लियर हो गया। ये जो बाद के साउंड्स होते हैं, फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, थर्ड नोट, ये बाद में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आने हैं, तो कंसेप्ट को वेरी क्लियर करिएगा, ये कहीं भी आपको और बनता हुआ नहीं मिलेगा। यस, ये एक्सप्लेनेशंस सिर्फ और सिर्फ सर तरुण पानी चैनल पे ही आपको मिल रहे हैं। आप इसको तलाशेंगे भी तो शायद आपको ये कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है, आईसीएसई बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स है, जो किसी और जगह इतना डिटेल्ड में, इतना पिन पॉइंटेड कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ जाता हूं। तो अब आपने देखा कि कैसे साउंड काम करती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं। तो एक टर्म आता है इको। इको क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड। कीवर्ड है रिफ्लेक्टेड साउंड व्हेन हर्ड। ये वो साउंड है जो रिफ्लेक्ट होके आया है और आप इसको सुन पाते हैं। इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए कि कब आप सुन पाएंगे। हाँ, इको की कंडीशंस आपको आनी चाहिए। पहला है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस क्या कहते हैं? 17 मीटर। किसके बीच में? बिटवीन द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी, जैसे हम लोग हैं, हमारे बीच में, एक साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी के बीच में, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी के बीच में, और ऑब्जेक्ट के बीच में, हाँ, जो साउंड को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो यहां पर मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। इसीलिए आपके कमरे में आपको इको नहीं सुनाई देता है। हाँ, अगर आप कमरे में रहते हैं अपने, तो आपको आपकी आवाज दोबारा गूंजती हुई नजर नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपके कमरे का डिस्टेंस 17 मीटर नहीं है। हाँ, यूजुअली जिस कमरे में आप बैठे हुए इस समय, हाँ, अपने कमरे को जरा पीछे पलट के देखो, अपनी वॉल्स को देखो। अरे एक वॉल से दूसरे वॉल का डिस्टेंस, हाँ, मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि आप अगर बहुत बड़े हॉल में नहीं बैठे हैं, नॉर्मल रूम में बैठे हैं जैसे कि मैं हूं, तो इसका डिस्टेंस हार्डली 5 से 6 मीटर होगा। हाँ, और मैं बात कर रहा हूं 17 मीटर। आपके जो स्कूल के हॉल्स होंगे, हाँ, आपके स्कूल में जो हॉल होंगे, जहां पर ऑडियो हॉल्स होगा, जहां पर ऑडिटोरियम बना हुआ है, वहां का डिस्टेंस शायद 17 मीटर हो। पर सर वहां भी इको नहीं आता है, तो वहां पर इको को रोकने के लिए बहुत सारे साउंड एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल लगा दिए गए। हाँ, उस पूरे हॉल में क्या कर दिया गया है? साउंड एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे मटेरियल लगा दिए गए हैं। और दूसरा क्या चीज है? तो मिनिमम डिस्टेंस मैंने बताया, पहली कंडीशन है इको के लिए 17 मीटर। दूसरा क्या होना चाहिए कि साउंड, हाँ, इको की साउंड शुड बी, हाँ, साउंड शुड रीच ईयर्स आफ्टर 1 सेकेंड। कब? साउंड इको वाली कितनी देर बाद आनी चाहिए? आफ्टर 0.1 सेकेंड। ये सर 0.1 सेकेंड का क्या कहना है? अगर 0.1 सेकेंड से पहले कोई कान में आवाज आएगी तो वो इको नहीं पैदा कर पाएगी, क्योंकि साउंड परसिस्ट इन अवर ईयर फॉर 0.1 सेकेंड। एक 0.1 सेकंड तक, 1 नहीं, 0.1 सेकंड तक साउंड हमारे कान में परसिस्ट करती है। तो उसके बाद अगर साउंड सुनाई देगी तो इको होगी। हाँ, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जाते हैं पहाड़ों की तरफ, जहां पर हिल स्टेशन है, वहां पे जाते हैं, वहां इको पॉइंट्स होते हैं। तो इको के लिए क्या होना चाहिए और बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए? इको के लिए जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो इको प्रोड्यूस करेगा, वो बहुत लार्ज होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा सोर्स होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला, ताकि वो ज्यादा क्या कर सके? इको प्रोड्यूस करे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी इतनी होनी चाहिए कि वो टकरा करके भी वापस आ जाए। कोई बुदबुदाएगा, कोई धीरे से बोलेगा तो इको नहीं पैदा होगा। इको पैदा करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी इतनी होनी चाहिए कि वो टकरा करके भी वापस आ जाए। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक रूल। और इको का आपसे पूछेंगे फॉर्मूला, तो जब भी इको होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, V इज इक्वल टू 2D/T। ये सर 2D क्या है और V क्या है? V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, जो अभी हमने डिस्कस किया था। V स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। D यहां पर है डिस्टेंस, किसके बीच में? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट और द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी, सोर्स ऑफ द साउंड और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस।
और टी अनडाउटेडली क्या है, टी टाइम है। याद रखिएगा टाइम शुड बी इन सेकेंड्स और डिस्टेंस किसमें होना चाहिए, मीटर। तो आपकी वेव वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। सर ये 2D क्यों हो रहा है सर, 2D क्यों लगता है वेलोसिटी इको के क्वेश्चन में 2 × D, क्योंकि डिस्टेंस ट्वाइस हो जाता है। एक बार साउंड का जाने का डिस्टेंस इस सोर्स से ऑब्जेक्ट तक जाने का और दोबारा डिस्टेंस वापस कान तक आने का। तो साउंड जाने और टकरा करके ऑब्जेक्ट से वापस कान तक आने का, इसीलिए डिस्टेंस कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। जो भी डिस्टेंस होगा उसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि साउंड जाएगी भी, ऑब्जेक्ट से टकराएगी, उस बड़े बॉडी से टकराएगी और वापस क्या हो जाएगी, बाउंस बैक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो डिस्टेंस तो डबल होना ही होना है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के भी काम आ सकता है, टाइम निकालने के भी काम आ सकता है, और वेव वेलोसिटी तो निकल ही रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या फॉर्मूला है बेसिकली, आप इसको आप कुछ भी यूज कर सकते हैं डिस्टेंस, टाइम और इवन वेलोसिटी निकालने के लिए। कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट फर्दर डिविजिबल। क्या कहते हैं, यही होता है एटम, एटमॉस वर्ड से बनाया गया है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। पर आप जानते हैं साइंस आज इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो आपके सिलेबस में है। क्या वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, हाँ क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 3 पार्टिकल्स होते हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, आज की साइंस और बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये सिर्फ आप इसके बारे में अभी पढ़ रहे हो। इसीलिए अगर आपका कैरियर, आपकी लाइफ साइंस है, आपका पहला प्यार साइंस है, तो ये सब चैप्टर्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं इसको जरूर देखना, क्योंकि आपका बेस मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ये प्रॉमिस है। और मैं ये भी प्रॉमिस के साथ कह सकता हूं कि आप चाहे 11th में 12th में साइंस ले लेंगे, आप मुड़ मुड़ करके बार बार मेरे इस चैनल पर आएंगे और बार बार इस लेसन को देखना पसंद करेंगे। ये मेरा यस तुमसे वादा है। ठीक है, तो चलो अभी वापस देखते हैं, जरा देखते हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो एक एटम में 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उनमें सबसे पहले है प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, और तीसरा न्यूट्रॉन अर्थात नो चार्ज या न्यूट्रल चार्ज का होता है। ठीक है, हाँ न्यूट्रॉन। तो हमने जाना कि 3 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या अनोखी बात है, तो इस पार्टिकल के स्ट्रक्चर से इन्हीं से रेडिएशंस पैदा होनी है, कैसे और कब, यही समझना है। तो कोई भी एटम लेट्स से एक एटम है एक्स, ठीक है, हाँ एक एलिमेंट है लेट्स से एक्स, मैंने उसको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर ऊपर कुछ लिखा मैंने, तो ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है जिसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ये होता है मास नंबर, और जो नीचे वैल्यू लिखी है इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर हमेशा मास नंबर होता है और नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। कोई भी एलिमेंट में अगर वैल्यू ऊपर और नीचे करके लिखी है तो आप समझ जाइए मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया है। अब एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है। मिसिंग फिगर क्या है इसमें से, आपको इसका मतलब है क्या क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, कहां से मिल गया, एटॉमिक नंबर से मिल गया। तो मिसिंग फिगर क्या है, न्यूट्रॉन निकालने का तरीका बड़ा आसान है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, फॉर्मूला बन जाएगा न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन भी आप निकाल आएंगे। तो अब आप बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जरा देखिए, तो कोई भी एटम एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, कोई भी एटम है, हाँ, तो उसके सेंटर में, उसके बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ये ऑर्बिट्स या शेल्स, स्टेशनरी ऑर्बिट या शेल्स। हर शेल की अपनी एक एनर्जी लेवल है। जितने हम हायर द शेल्स जाएंगे, जितनी हम आउटर द शेल्स जाएंगे, उतना एनर्जी लेवल्स क्या होंगी, हायर होती जाएंगी। पर याद रखिएगा विद इन 1 सेल, जिस शेल पे हम खड़े अगर वहीं पर हैं तो एनर्जी सेम होगी। अब फिर से देखिए एक एग्जांपल से, आपने देखा सोडियम का मास नंबर है 23, एटॉमिक नंबर है 11, हमने निकाल दिया इसका एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन आ गया 12। तो हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन और इज इक्वल टू 11। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस इज द कंडेंस्ड और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एटम। एक एटम के स्ट्रक्चर में सबसे छोटा, सबसे कंडेंस्ड कौन होता है, न्यूक्लियस। और रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है, कई बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इट इज अ फिनोमेना ऑफ द न्यूक्लियस। तो जिस समय न्यूक्लियस क्या करेगा, हाँ न्यूक्लियस जब चेंज करेगा तो ही होगी रेडियो एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में है, वो केमिकल फॉर्मूले बनाने में, केमिकल चेंज, हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव चेंज। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में देखें, प्रोटॉन कितना दिया मैंने आपको 11 और न्यूट्रॉन दे दिया मैंने आपको 12। ये रहा न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना दिया, न्यूक्लियस तैयार हो गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो शेल्स में चले जाएंगे, और शेल्स शेल ALMN करके नाम होगा, या तो 1 2 3 4 ये शेल के नाम होंगे। और पहली शेल शेल नंबर 1 में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली शेल नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8, सेल नंबर 3 में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो इसका फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है, 2n²। ये n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल, कौन सी शेल है,
शेल नंबर से n मिल जाएगा और पुट कर देंगे। तो शेल नंबर 4 में कितना होगा? हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन शेल नंबर 4? अभी इसी समय लाइव मुझे बता सकते हैं आप। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द शेल नंबर 4? तो हमारे केस में, मेरे केस में तो बनेगा 11 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे? हाँ, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, रुकना नहीं है, साथ साथ में करते रहना है, तभी ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो पहली शेल है, हमने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी शेल में मैक्सिमम कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन बनने जा रहा है, देखिए स्क्रीन पर। तो दूसरी शेल में हमने बना दिया 8 इलेक्ट्रॉन। बन गया क्या 8 इलेक्ट्रॉन? हाँ, बना देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, अपोजिट अपोजिट बना करके बनाइएगा, ठीक है? अपोजिट अपोजिट रखिएगा। हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो अभी भी 2 और 8 आए। पहली शेल नाम दे दिया K शेल, दूसरी शेल L शेल, आप चाहे 1 दे दें, 2 दे दें। अब तीसरी शेल बनने की जरूरत है, क्योंकि आपको क्या करना है? एक और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना है। और लास्ट शेल जो है, हाँ, ये जो लास्ट शेल है M शेल, KLM, इस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो जाएगा। तो आपके पास हो गया 2 8 1। तो आप कहेंगे सर ये सारा बेसिक चीजें हैं जो आपने केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ी होगी।